पुस्तक 24, अध्याय 21। एज योर फ्लावर स्पेस। चेतना का सागर माथे के बहुत करीब स्थित था और जी निंग की चेतना के सागर के भीतर एक बहुत ही सुंदर नीला फूल था जो हवा में लहरा रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 9 अराजकता मोहरों में महारत हासिल करने के बाद एक नीला फूल मोहर प्रकट होगी और मेरी चेतना में भी एक नीला फूल प्रकट होगा। निंग खुद में बदलाव महसूस कर सकता था। अतीत में प्रत्येक अराजकता मोहर में महारत हासिल करने के बाद वह नियति, वध, अंधकार, तलवार आदि जैसी कुछ अवधारणाओं के सार के साथ और अधिक निकटता से जुड़ पाता था। अब जब 9 लोग एक साथ आ गए थे तो निंग को तलवार के सार के प्रति और भी ज्यादा लगाव महसूस हुआ। ये समझ में आता था, आखिरकार इस संबंध में उसकी सबसे ज्यादा अंतर्दृष्टि थी। उसे वर्षा जल, बिजली, अंतरिक्ष और अन्य दाव के प्रति भी ज्यादा लगाव महसूस हुआ। यह नीला फूल किस लिए है? क्या इसका उद्देश्य मुझे ध्यान करते समय विभिन्न तत्वों के साथ और अधिक निकटता से जुड़ने में मदद करना है? निंग उलझन में पड़ गया। उसने उस लहराते नीले फूल का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। फुश! जब निंग का हृदय उस नीले फूल से टकराया तो अचानक उसमें परिवर्तन होने लगा। क्रैकल! हार्टफोर्स को निराकार और अछूत माना जाता था, लेकिन जैसे ही उसने नीले फूल को छुआ वह तुरंत ही उसमें समा गया। नीले फूल के अंदर एक अलग ही क्षेत्र था। ये जगह धुंधली, खाली थी। हालांकि धीरे धीरे इसके अंदर एक धुंध छाने लगी थी। नीले फूलों वाले अंतरिक्ष ने मेरे हृदय की शक्ति को धुंध में बदल दिया। निंग इतना हैरान और स्तब्ध था कि वह तुरंत रुक गया। उसकी लगभग 10% हृदय शक्ति एक ही पल में खर्च हो गई थी। हृदय शक्ति क्षणभंगुर और निराकार है। केवल कुछ विशेष तकनीकें जैसे कि होवी की तीरंदाजी तकनीकें ही हृदय शक्ति का उपयोग कर पाती हैं। लेकिन यह नीला पुष्प स्थान वास्तव में हृदय शक्ति को परिवर्तित और रूपांतरित करने में सक्षम था। निंग महसूस कर सकता था कि नीला पुष्प स्थान के भीतर की धुंध एक अजीब, अद्भुत प्रकार की शक्ति से भरी हुई थी। ये हृदय शक्ति को परिवर्तित कर सकता है। क्या ये दैवीय शक्ति और अमर ऊर्जा को भी परिवर्तित करने में सक्षम है? निंग ने मन ही मन सोचा। निंग ने इच्छा की कि दिव्य शक्ति का एक छोटा सा धागा उसकी चेतना के सागर में भी रिस जाए। जैसे ही वह नीले फूल से टकराया, फूल ने उसे तुरंत निगल लिया और उसके अंदर और भी धुंध छा गई। लेकिन निंग चकित था। ये वास्तव में वही है। जब हृदय शक्ति का भक्षण किया जाता है तो वह धुंध में बदल जाती है। जब दिव्य शक्ति का भक्षण किया जाता है तो वह भी धुंध में बदल जाती है। और धुंध एक ही है। निंग को यकीन ही नहीं हो रहा था। हृदय शक्ति और दिव्य शक्ति 2 बिल्कुल अलग प्रकार की शक्तियां थीं। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। फिर भी दोनों किसी न किसी तरह एक अलग प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो गईं, जिसे निंग नियंत्रित करने में सक्षम था। निंग को यह एहसास हो गया कि धुंध के भीतर कितनी भयानक और शक्तिशाली ऊर्जा थी। या शायद यह कोई रूपांतरण नहीं है। शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि नीला फूल मेरी दिव्य शक्ति और हृदय शक्ति को खा सका और फिर इस नई ऊर्जा को जन्म दे सका। निंग ने मन ही मन सोचा, तो ये दिव्य शक्ति और हृदय शक्ति दोनों को खा सकता है। अमर ऊर्जा का क्या? निंग ने चाहा और उसकी अमर ऊर्जा भी उसकी चेतना के सागर में उड़ गई। जैसे ही उसने नीले फूल को छुआ वह भी तुरंत निगल गई, जिससे नीले फूल वाले स्थान में और भी ज्यादा धुंध छा गई। निंग गुफा के अंदर कमल की मुद्रा में बैठा रहा। उसके चेहरे पर कई जटिल भाव उभर रहे थे। उसके चेहरे पर आश्चर्य के साथ साथ उलझन और उत्साह भी था। 9 अराजकता मोहरों के एक साथ विलय के बाद जो नीला फूल प्रकट हुआ वह बहुत ही अद्भुत था। दिव्य शक्ति, अमर ऊर्जा, हृदय शक्ति, ये 3 पूरी तरह से अलग प्रकार की ऊर्जा थीं, लेकिन नीला फूल उन सभी को खाने और फिर अधिक धुंध को जन्म देने में सक्षम था। यह नीला फूल इतना शक्तिशाली कैसे है? ये वास्तव में 3 बिल्कुल अलग प्रकार की ऊर्जाओं को ग्रहण करने और रूपांतरित करने में सक्षम है। निंग मन ही मन बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है। क्या ये सच है कि 9 अराजकता मोहरें आदिकालीन अराजकता द्वारा स्वाभाविक रूप से बनी थीं, या इन्हें किसी प्राचीन शक्ति ने बनाया था? ये तो वाकई अद्भुत हैं। मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निंग ने फिलहाल इस बात को एक तरफ रख दिया। इन प्राचीन शक्तियों की कई क्षमताएं निंग की कल्पना से परे थीं। उदाहरण के लिए बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड का सर्वोच्च व्यक्ति डाउलॉर्ड बैडलैंड्स था, जिसकी शक्ति का स्तर विश्व स्तर से भी ऊपर था। चलो देखते हैं कि यह धुंध कितनी शक्तिशाली है। निंग ने नीले फूलों वाले स्थान से धुंध की एक झलक पाने की इच्छा की। तुरंत उसका पूरा शरीर धुंध से भर गया। उसे ऐसे सोखने लगा जैसे सूखा स्पंज पानी सोख लेता है। ऐसा होते ही निंग का रूपांतरण शुरू हो गया। क्या धुंध की शक्ति को शरीर से बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं है? निंग हैरान था। दिव्य शक्ति, अमर ऊर्जा और हृदय शक्ति, इन सभी को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है, हालांकि इस धुंध ऊर्जा को नहीं। निंग ने कुछ समय तक इसका परीक्षण किया। दरअसल वह रहस्यमयी धुंध सिर्फ उसके शरीर के अंदर ही रह सकती थी, बाहर नहीं जा सकती थी। आखिर ये धुंध किस काम की? निंग एक घुटने के बल बैठ गया, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अचानक पत्थर की जमीन पर पटक दिया। ऐसा करते ही अचानक एक शक्ति का उभार फूट पड़ा। धमाका! पूरी गुफा कांप उठी और कुछ दरारें भी दिखाई देने लगीं। ये निंग के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने जल्दी से हाथ हिलाया, जिससे गुफा के अंदर एक एस्टेट वर्ल्ड प्रकट हो गया। निंग जल्दी से एस्टेट वर्ल्ड में दाखिल हो गया। यह एक अराजकता स्तर का संपदा खजाना था जिसे निंग ने खंडहरों में प्रवेश करने के बाद हासिल किया था। निंग के पास अब कई संपदा दुनियाएं थीं। उसने इसे इसलिए चुना था क्योंकि यह बहुत बड़ी थी। इस संपत्ति दुनिया का अंदरूनी हिस्सा लगभग 1 करोड़ मीटर बड़ा था। इसमें एक विशाल पर्वत श्रृंखला, एक विस्तृत समुद्र, विशाल महाद्वीपों की एक श्रृंखला और कई विदेशी बाहरी लोग रहते थे।
फुश, निंग अचानक इस दुनिया के आसमान में प्रकट हुआ। चलो कोशिश करते हैं। निंग की आंखें चमक उठीं और वह हवा में उड़ने लगा। धमाका, उसने 9 सींग वाले बिजली के सर्प का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उड़ते समय उसने बस अपने दिव्य शरीर की शक्ति पर भरोसा किया। वह तुरंत इंद्रधनुषी प्रकाश की एक किरण में बदल गया और उड़ते हुए उसने वास्तव में प्रकाश की गति को पार कर लिया। अगर पहले वह एक पल में 3 लाख किलोमीटर की यात्रा कर सकता था, तो अब वह एक पल में लगभग 4 लाख किलोमीटर की यात्रा कर सकता था। ये सिर्फ 1/3 की मामूली वृद्धि लग रही थी, लेकिन वास्तव में स्वर्गीय दास की गति सीमा को पार करना बेहद मुश्किल था। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले निंग को प्रकाश की गति तक पहुंचने के लिए 9 सींग वाले तड़ित सर्प का सहारा लेना पड़ता था। अब वह तड़ित सर्प का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर रहा था, केवल अपने दिव्य शरीर की शक्ति पर निर्भर था, और फिर भी वह प्रकाश की गति को पार करने में सक्षम था। निंग को अंतरिक्ष या गति के बारे में कोई नई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन उसकी उड़ान की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। ये लगभग विश्व देवता बनने जैसा था। विश्व देवता हर तरह से नाटकीय रूप से शक्तिशाली हो गए, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने स्वर्गीय दास की विभिन्न सीमाओं को पूरी तरह से पार कर लिया। स्वर्गीय दास की सीमाएं अब उन्हें और अधिक प्रतिबंधित करने में पूरी तरह असमर्थ थीं, जिससे वे प्रकाश की गति से भी आगे बढ़ सकते थे। क्या मैं वाकई अपनी सीमाओं को पार कर पाया? निंग रुक गया। वह पूरी तरह से हैरान हवा में खड़ा रहा। मूल रूप से मेरे पास एक अर्धचरणीय विश्व देवता का शरीर था, लेकिन धुंध के साथ मैं वास्तव में स्वर्गिक दास की सीमाओं को आसानी से पार करने में सक्षम हूँ। निंग वास्तव में इस पर विश्वास नहीं कर सका। सच तो ये है कि जब उसने अभी अभी गुफा की जमीन पर हथेली से प्रहार किया था, तभी से उसे इसका आभास होने लगा था। उसकी हथेलियों की शक्ति निश्चित रूप से एक दाव अस्त्र के बराबर थी। ये बिल्कुल विश्व स्तरीय विशेषज्ञ के स्तर की थी। अब वह गति के मामले में भी विश्व स्तर पर पहुंच गया था, और इन चमत्कारी परिणामों का कारण नीले पुष्प क्षेत्र के भीतर बनने वाली धुंध की शक्ति थी। हालांकि ऊर्जा उसके शरीर को छोड़ नहीं पा रही थी, फिर भी उसने उसे सहारा दिया और मजबूत किया, जिससे निंग हर क्षेत्र में एक बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच गया। वह अब ज्यादा ताकतवर और तेज था, और निंग को लग रहा था कि अब वह किसी विश्व देवता जितना तेज हो गया है। अगर वह ऐसा नहीं भी था, तो भी उसे उस स्तर के बेहद करीब होना ही था। वह पूरी तरह से अपने शरीर पर भरोसा करते हुए स्वर्गीय दास की सीमाओं से भी अधिक तेजी से उड़ने में सक्षम था। वह अपनी हथेलियों से ही किसी विश्व देवता की तरह जोरदार प्रहार करने में सक्षम था। ये भी स्वर्गीय दास की सीमाओं का उल्लंघन था। स्वर्गीय दास की सीमाएं वे कागज की तरह थीं, जिन्हें निंग आसानी से भेद सकता था। उसे 5 खजानों से प्राप्त अंतर्दृष्टि पर भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किसी अन्य प्रकार के समर्थन की आवश्यकता थी। बस धुंध को अपने शरीर पर हावी होने देकर वह हर तरह से स्वर्गीय दास की सीमाओं को पूरी तरह से भेदने में सक्षम था। भले ही वह विश्व देवता न भी हो, फिर भी वह उस स्तर से बहुत दूर नहीं था। यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अब जाकर निंग को सचमुच समझ आया कि नीला फूल वाला स्थान कितना अद्भुत था। आखिर इस तकनीक का आविष्कार किसने किया? आदिकालीन अराजकता में कई अत्यंत शक्तिशाली तकनीकें थीं। उदाहरण के लिए निंग द्वारा ताओवू 18 दानवदेव के दूसरे चरण और एक सत्य शरीर तकनीक का संयुक्त प्रयोग, जिससे वह स्वयं को अर्धचरणीय विश्वदेवता की शक्ति प्रदान कर सके। आदिकालीन अराजकता में कुछ और भी शक्तिशाली तकनीकों की कहानियां भी शामिल थीं, जिन्हें वास्तव में प्राचीन शक्तियों ने गढ़ा था, और उनमें से कुछ कहानियों में इन तकनीकों ने अत्यंत शक्तिशाली ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों को विश्व स्तरीय विशेषज्ञों का वध करने की अनुमति दी थी। किसी को उच्च स्तर पर मारने के लिए क्या चाहिए? बेहद शक्तिशाली तकनीकें, भयानक खजाने, दाव के बारे में हैरान कर देने वाली गहरी समझ, और भी बहुत कुछ। हर पहलू में शक्ति के चरम शिखर पर पहुंचने के बाद ही कोई ऐसे असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकता है। निंग को यह महसूस हुआ कि जिस तकनीक से उसने नीला पुष्प वाला स्थान निर्मित किया, वह ऐसी ही एक तकनीक थी। कोई जितना ज्यादा मजबूत होता जाता, उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना उतना ही मुश्किल होता जाता। असल में ताओवू 18 दानवदेव या एक सच्चे शरीर जैसी कई शक्तिवर्धक तकनीकें थीं, जैसे 1000 शरीर सूत्र, जो और भी ज्यादा भयानक तकनीक थी। हालांकि जब उन सभी क्लोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता, तो शरीर को और बेहतर बनाना हजारों गुना ज्यादा मुश्किल हो जाता। या इसे दूसरे तरीके से कहें तो नीला फूल अंतरिक्ष तकनीक एक ऐसी तकनीक थी जो ताओवू 18 फेंट गॉड्स और एक सच्चे शरीर तकनीकों के संयोजन से हजारों गुना अधिक मूल्यवान थी। पुस्तक 24 अध्याय 22 नीचे की ओर जारी। जी निंग उत्साहित महसूस करने लगी। गुणात्मक स्तर पर उसमें अभी अभी एक बदलाव आया था। उसने बहुत पहले ही हाथ स्वॉप स्टांस में महारत हासिल कर ली थी, जिससे ये सुनिश्चित हो गया था कि वह एक सच्चे विश्व स्तरीय विशेषज्ञ के 1-2 वार भी झेल सकेगा। अगर वह वायलेट ज्वेल को पूरी तरह से ठीक कर पाता, तो वह उन विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को सचमुच टक्कर दे पाता। क्या मैं उन महान राक्षसों में से एक बनूंगा जो केवल एक बड़े देवता होने के बावजूद विश्व स्तर के विशेषज्ञों को मारने में सक्षम है? निंग ने खुद से बुदबुदाया, फिर मुस्कुराया। विश्व स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन था। ऐसा करने में सफल होने वाला हर व्यक्ति एक परम प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसके कई सौभाग्यपूर्ण संयोग हुए थे। इस प्रकार एक वृद्ध देवता जो एक विश्व देवता का वध कर सकता था, वह और भी अधिक प्रतिभाशाली होना चाहिए था, जिसके पास और भी बेहतर भाग्य और भी गहरी अंतर्दृष्टि थी। तलवार का दाव युद्ध के लिए बना एक दाव है। मुझे नामहीन तलवार कला के दूसरे रुख में महारत हासिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा।
हो सकता है कि मैं उन राक्षसों में से एक न बन पाऊं, लेकिन फिर भी मुझे अपने चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। निम्न की आंखों में इच्छा की झलक थी। एक व्यक्ति को अपनी साधना पथ पर सितारों को लक्ष्य बनाकर अपने लिए ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने होते थे। इस तरह भले ही वह अपने लक्ष्यों में सफल न भी हो, फिर भी वह अधिकांश साधकों से कहीं अधिक दूरी तय कर सकता था। निम्न एक बार फिर गड्ढे के अंदर गुफा में प्रकट हुआ। हाथ हिलाकर उसने अपनी संपत्ति दुनिया का खजाना एक तरफ रख दिया। ये धुंध ऊर्जा वाकई अद्भुत है। फिर भी मुझे लगता है कि युद्ध में ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। मुझे इसे और जमा करना होगा। निंग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके बगल में हेवनगेजर टावर ऑफ रेडियंस प्रकट हुआ। फिर वह उसमें प्रवेश कर गया। हेवनगेजर टावर के भीतर निंग ने नीले फूल को अपनी हृदय शक्ति, दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा से भरना शुरू कर दिया। नीले फूल ने ये सब ग्रहण कर लिया और उस ऊर्जा को लालच से निगलकर उसे धुंध में बदल दिया, जिससे धुंध और भी घनी होती गई। अपनी अधिकांश ऊर्जा खर्च हो जाने के बाद निंग ने आराम करने के लिए विश्राम लिया। वह अपनी दिव्य शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए आदिम अराजकता से ऊर्जा निकाल सकता था, लेकिन उसकी हृदय शक्ति केवल विश्राम से ही पुनः प्राप्त हो सकती थी। ठीक होने के बाद उसने अपनी सारी ऊर्जा नीले फूल में डालना जारी रखा। वो पानी की एक बूंद। निंग ने कुछ देर तक इस बात को समझा, फिर तुरंत समझ गया। पानी की यह बूंद उस धुंध का रूप थी जो अत्यधिक घनत्व पर पहुंचकर बन जाती थी। जब युद्ध शुरू होता तो वह पानी की बूंद से धुंध की ऊर्जा खींच लेता। मुझे एक बूंद पानी को संघनित करने के लिए अपनी लगभग सारी दिव्य शक्ति, हृदय शक्ति और अमर ऊर्जा का उपयोग करना होगा। निंग खुद को चौंकने से नहीं रोक सका। अच्छा, अब आगे बढ़ने का समय है। आदिकालीन अराजकता सचमुच विशाल और अनंत थी। एक साधक इसकी कितनी ऊर्जा खींच सकता था, इसकी एक सीमा थी, और सबसे कठिन सीमा ये थी कि साधक का शरीर कितनी ऊर्जा सहन कर सकता था। हेवनगेजर टावर की बदौलत निंग अराजकता ऊर्जा को बाहरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति की तुलना में 10 गुना तेज गति से वापस खींच सकता था। वह बार बार अपनी सारी हृदय शक्ति, दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा को समाप्त करने और फिर विश्राम के माध्यम से उसे पुनः प्राप्त करने के चक्र से गुजरता था। नील पुष्प अंतरिक्ष में अधिक से अधिक जल बूंदें दिखाई देने लगीं। 1 बूंद, 2 बूंदें, 3 बूंदें। प्रत्येक बूंद निंग द्वारा अपनी सारी ऊर्जा को पूरी तरह से थका देने और परिवर्तित करने से बनी थी। आखिरकार काफी देर बाद कुल 36 बूंदें नीले फूल के भीतर चक्कर लगा रही थीं। एक अजीब सा संतुलन स्थापित हो गया था और नीले फूल के स्थान से बाहर की ओर दबाव का एहसास फैल रहा था, जिससे निंग को पता चल गया कि अब वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है। इसके बाद निंग ने गुफा में कुछ और दिन बिताए। उसे इस बात की पूरी समझ हासिल करनी थी कि नीला फूल क्या कर सकता है। जहां तक उसके असली शरीर के दूसरे क्लोन की बात है, जो कारागार की दुनिया में था, उसने भी 9 अराजकता मुहरों में महारत हासिल कर ली थी और अपनी एक नीला फूल मुहर हासिल कर ली थी, जो पानी की उन बूंदों को प्रकट करने में भी सक्षम थी। हालांकि क्लोन के लिए 3 बूंदें ही पूर्ण सीमा थी। ऐसा लगता है कि मेरे असली शरीर का नीला फूल जैसा स्थान मेरे बैकअप क्लोन की तुलना में अधिक शक्ति धारण करने में सक्षम है। निंग ने खुद से कहा, क्या यह उसके ज्यादा शक्तिशाली दिव्य शरीर के कारण है, ज्यादा शक्तिशाली जिंदान के कारण, या यह आत्मा के कारण है? निंग के मन में कई सवाल उठे। उसका असली शरीर 17 क्लोनों के विलय से बना था। उसका दिव्य शरीर ज्यादा शक्तिशाली था, आत्मा ज्यादा शक्तिशाली थी, और एक जिंदान था जो प्रथम श्रेणी के जिंदानों के बराबर था। उसका नीला फूल भी ज्यादा शक्तिशाली था। इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कम से कम अभी तो ऐसा लगता है कि नीलम ऊर्जा केवल दिव्य शरीर पर ही लागू की जा सकती है। निंग ने मन ही मन सोचा। उसे लग रहा था कि नीलम ऊर्जा इतनी आसान नहीं है, लेकिन उसका विश्लेषण करने में काफी समय लगाने के बावजूद वह उसे लागू करने का कोई और तरीका नहीं खोज पाया था। मानुवा की क्षमताओं को देखते हुए मुझे यकीन है कि वह 9 कैओस सील्स को भी एक साथ मिला सकती थीं। उनके पास भी अपना एक नीला फूल वाला स्थान जरूर होगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बारे में उनकी समझ मुझसे कहीं ज्यादा है। हो सकता है उन्होंने इसके कुछ राज खोज निकाले हों, निंग ने सोचा। लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि वह कहाँ चली गईं। असल में बैडलैंड्स क्षेत्र में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मानुवा लगभग आधा अराजकता चक्र पहले ही तीनों लोगों को छोड़ चुकी थीं। अगर वे बैडलैंड्स क्षेत्र में पहुंच जाती तो उनकी शक्ति के कारण उनके आगमन का रिकॉर्ड जरूर दर्ज किया जाता। ये समझना जरूरी है कि ज्यादा शक्तिशाली ज्येष्ठ देवता और अमर पूर्वज भी बैडलैंड्स क्षेत्र में जाने जाते थे। जहां तक विश्व देवताओं का सवाल है, उन सभी का रिकॉर्ड जरूर दर्ज किया जाएगा। फिर भी निंग को मानुवा का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, या शायद वह बैडलैंड्स क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए। क्या वह स्थानिक भंवर सुरंग में खो गई थी? अपनी शक्ति के कारण मदर नुवा को उस सुरंग को आसानी से पार कर जाना चाहिए था, जब तक कि उसकी किस्मत इतनी बुरी न हो कि वह पूरी तरह से स्थानिक दरारों से घिर जाए और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिले। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, या फिर उसने बैडलैंड्स क्षेत्र में अपनी असली पहचान छिपाई थी। खैर, मैं इसकी चिंता बाद में करूंगा। उसकी ताकत को देखते हुए अगर वो अभी भी बैडलैंड्स क्षेत्र में है तो उसकी प्रतिष्ठा पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल जाएगी। निंग इस समय काफी अच्छे मूड में था। नीला फूल वाले क्षेत्र पर उसकी महारत उसके लिए किसी भी कल्पना से ज्यादा फायदेमंद रही थी। अगर उसका असली शरीर यहीं मर भी जाता तो भी उसका बैकअप क्लोन अंततः उसे फिर से बना लेता। धन्यवाद, सीनियर वाटरविंड। निंग गुफा की दीवारों पर पीछे छूटे शब्दों को देखने के लिए मुड़ा।
100 धाराओं के आपस में मिलकर दाव बनाने के आरेख की बदौलत ही निंग को अपनी गहरी समझ हासिल हुई और इस तरह वह 9 अराजकता मोहरों में निपुण हो पाया। निंग के लिए यह अपनी तलवारबाजी में थोड़ा सुधार करने से कहीं ज्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण था। निंग गुफा के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने पहले ऊपर की ओर देखा, फिर नीचे की ओर, अथाह खाई की ओर। क्या मुझे ऊपर चढ़ना चाहिए या नीचे जाना चाहिए? निंग यही सोच रहा था। नील पुष्प ऊर्जा के सहारे वह आसानी से ऊपर चढ़ सकेगा और गड्ढे से बाहर निकल सकेगा, लेकिन गड्ढे से निकलने के बाद क्या वह यहाँ से सुरक्षित निकल पाएगा? कहना मुश्किल है। अगर वह नीचे चढ़ता तो क्या होता? अभी भी कहना मुश्किल है। ऊपर चढ़ना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन निंग ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे यहाँ से जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले नीचे जाकर देखूंगा। अनगिनत साधकों को विंसोस ने निगल लिया होगा। हिल्सवॉर्ड के पास भी दाव हथियारों का एक जोड़ा था। विंसोस खंडहरों की गहराई में जरूर कई खजाने होंगे। यद्यपि नीचे की ओर जाने वाला मार्ग अनेक खतरों से भरा हुआ था, फिर भी यह महान खजानों तक ले जाने वाला मार्ग था। यह असंभव नहीं था कि निंग को वहां 4 या 5 दाव हथियार मिल जाएं। अब जाने का समय हो गया है। निंग को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। साधकों को स्वर्ग और पृथ्वी के विरुद्ध युद्ध करना था। अगर उन्हें अच्छे खजाने हासिल करने थे तो उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती। निंग की बाहें सैकड़ों मीटर तक फैली हुई थीं। वह एक विशालकाय वानर की तरह लग रहा था जब वह एक दरार से दूसरी दरार में झूल रहा था, और उसके शरीर में भरी हुई नीले फूलों की ऊर्जा ने इस प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया था। दरअसल निंग अब बिना दरारों पर ध्यान दिए उभरे हुए पत्थरों को आसानी से पकड़ पा रहा था। पहले निंग अपनी पकड़ बनाए नहीं रख पाता था, लेकिन अब वह आसानी से ऐसा कर पा रहा था। स्वूश स्वूश स्वूश। वह 6 भुजाओं के साथ बहुत फुर्ती से नीचे उतरा, इतनी तेजी से कि वह धुंधला सा लग रहा था। 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। निंग ने नीचे की ओर उतरना जारी रखा। कई बार उसे कोई खजाना मिल जाता था जो किसी दरार या कगार पर फंसा होता था। ये बहुत ज्यादा गहरा है। मैं अब तक कम से कम 30,000 किलोमीटर नीचे जा चुका हूँगा। निंग हैरानी से मन ही मन आह भरने से खुद को नहीं रोक पाया। मैं जितना गहरा जाता हूँ, विंसोस भी उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता जाता है। इस समय पवनस्रोत गुफा के पास होने के समय की तुलना में कम से कम 5-6 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि निंग इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि वह अब भी बहुत आराम से आगे बढ़ पा रहा था। अरे! निंग की आंखें चमक उठीं जब उसने एक दरार में फंसा एक वारब्लेड देखा जो खूनी रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही धूसर हवा वारब्लेड के पास से गुजरी, उसने एक कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। वारब्लेड देखने में बेहद चमकदार था और उसकी आभा ने निंग का दिल भी दहला दिया। एक दाव हथियार, निंग ने प्रसन्नता से कहा। 30,000 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद मैंने 100 से ज्यादा कैओस हथियार इकट्ठा किए। अब मुझे आखिरकार एक दाव हथियार मिल ही गया है। फुश! निंग ने अपनी बाहें फैलाकर, उन्हें कई 100 मीटर तक फैलाकर, अपने हाथों को दरार में गहराई तक डाला। फिर वारब्लेड को बाहर निकाला। वारब्लेड से निकलती लहरों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह एक बेमालिक की चीज थी। उसके पिछले मालिक की शायद बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। मुझे लगता है कि इसकी आभा वायलट ज्वेल की आभा से भी ज्यादा तेज है। निंग ने मन ही मन बुदबुदाया। यह जरूर कोई बहुत शक्तिशाली दाव हथियार होगा। निंग का अनुमान सही था। ये युद्ध ब्लेड एक ऐसा हथियार था जिसे एक ज्येष्ठ देवता ने एक अत्यंत घातक स्थान से प्राप्त किया था। यह एक उच्च स्तरीय दाव हथियार था। हालांकि इस हथियार को प्राप्त करने के बाद ज्येष्ठ देवता उस खतरे वाले क्षेत्र से बच नहीं पाए थे जिसमें वे थे। वे उस क्षेत्र से भागते रहे और अंततः पवन स्रोत की 100 धाराओं में बहकर नष्ट हो गए। सिर्फ इस वॉरब्लेड की खातिर मुझे यहाँ से जिंदा निकलना होगा। अगर मैं मर गया तो बहुत बड़ी बर्बादी होगी। निंग ने जल्दी से वॉरब्लेड रख दिया। ऐसे खतरनाक इलाके में फंसकर कोई भी कभी भी मर सकता है, लेकिन जो इनाम मिल सकते हैं वे भी चौंका देने वाले हो सकते हैं। मैं नीचे की ओर बढ़ता रहूंगा। मैंने अभी तक वे 2 दाव हथियार नहीं देखे हैं जो हिल्सवॉर्ड को मिले थे। निंग ने अपनी 6 भुजाओं से हाथ बढ़ाया और इस अथाह गड्ढे की गहराई में तेजी से नीचे उतरना जारी रखा। पुस्तक 24, अध्याय 23, विंडबीस्ट। निंग नीचे की ओर चढ़ता रहा और 10,000 किलोमीटर और पार कर गया। नीचे उतरते हुए उसने 20 से ज्यादा अराजकता के खजाने उठाए। उसने कोई भी प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाना इसलिए नहीं उठाया क्योंकि यहाँ की धूसर हवा इतनी तेज थी कि प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने भी धीरे धीरे धूल में मिल जाते थे। केवल अराजकता के खजाने ही लंबे समय तक हवा में टिके रह पाते थे। अरे! मैं नीचे पहुंच गया। निंग अपनी 6 लंबी भुजाओं से दीवारों को पकड़े हुए नीचे की ओर देख रहा था। गड़गड़ाहट। धूसर हवा ने नीचे एक भंवर बना दिया था, लेकिन गड्ढा खुद ही खत्म हो चुका था। निंग को बस उस विशाल भंवर का छोटा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था जो उसकी जगह से दिखाई दे रहा था। यही तल होना चाहिए। कम से कम यही तो हवा भंवर में बदल जाती है। इसका मतलब है कि मृत साधकों द्वारा छोड़े गए सभी खजाने यही होने चाहिए। निंग का उत्साह बढ़ने लगा। हिल्सवॉर्ड के पास 2 दाव हथियार थे और निंग नीचे उतरते हुए 100 से ज्यादा कैओस खजाने और एक उच्च स्तरीय दाव वारब्लेड उठा चुका था। तल पर खजानों की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी। फुश फुश। जैसे जैसे वह खजानों के करीब पहुंचता गया, वह उतना ही ज्यादा सावधान होता गया। वह धीरे धीरे नीचे उतरता गया और अपने आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करता रहा। यहाँ की धूसर हवा इतनी तेज थी कि अगर उसकी नीले फूलों जैसी ऊर्जा न होती तो वह यहाँ चढ़ ही नहीं पाता। भंवर बहुत बड़ा है।
जैसे जैसे वह नीचे की ओर चढ़ता गया, हवा के धूसर भंवर का असली आकार सामने आने लगा। क्या? निंग दंग रह गया। विशाल भंवर ने लगभग 1000 किलोमीटर का क्षेत्र घेर रखा था। भंवर के एक छोर पर वह गहरा गड्ढा था जिससे निंग अभी अभी बाहर निकली थी, जबकि भंवर के दूसरे छोर पर एक और गड्ढा था जो उतना ही गहरा और अंधेरा लग रहा था। कभी कभी धूसर हवा का एक बड़ा हिस्सा दूसरे गड्ढे की ओर भी तेजी से आता और उससे होकर गुजर जाता। ये है। अचानक निंग के मन में एक विचार आया। उसके मन में एक बार फिर 100 धाराओं की छवि उभरी, जो सभी नदियां आगे बढ़ती हुई एक हो जाती हैं। अब मुझे समझ आया। सीनियर वाटरविंड ने यही कहा था जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने विंडसोर्स की 100 धाराओं का अद्भुत नजारा देखा। मैंने अभी जो अनुभव किया वह उन्हीं धाराओं में से एक होना चाहिए था। निंग तुरंत समझ गया। पवन स्रोत की 100 धाराएं ऐसी ही सैकड़ों सुरंगों का प्रतिनिधित्व करती थीं जो ग्रह में गहराई तक कुंडलित होकर एक सामान्य स्थान पर जुड़ती थीं। प्रत्येक सुरंग 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी। इन 100 धाराओं में वे सभी दाव समाहित थे जिन पर इस संपदा के पीछे की प्राचीन शक्ति ने कब्जा कर लिया था। वाटरविंड ने कई प्रवाह देखे थे और उनके बारे में कई अंतर्दृष्टियां प्राप्त की थीं। इसलिए उसने उस गुफा की दीवारों पर अपना चित्र छोड़ दिया था। जिस गड्ढे से मैं अभी बाहर निकला हूँ और दूसरी तरफ वाला गड्ढा, दोनों एक ही धारा के होने चाहिए। निंग ने धीरे से खुद से सिर हिलाया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नदी का पानी कभी कभी कुछ मोड़ों से गुजरते हुए छोटे छोटे भंवर बना लेता है। तो मैं इस पूरे समय सिर्फ एक ही धारा पर रहा हूँ। फिर भी ये बात समझ में आती है। वाटरविंड जैसा अथाह शक्तिशाली व्यक्ति भी कुछ धाराओं की ही जांच कर पाया। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि बहुत सारा खजाना यहीं कहीं इकट्ठा हो गया होगा। अब निंग को आखिरकार समझ आ गया। बाहरी दुनिया से यहाँ खींचे जाने के बाद उसने एक ही धारा से अपनी यात्रा शुरू की थी और अब धारा में पहला मोड़ देख चुका था। इसका मतलब था कि वह संभवतः 100 धाराओं की सबसे बाहरी परत में था। मैं जितना नीचे जाऊंगा यह उतना ही खतरनाक होता जाएगा। निंग ने मन ही मन सोचा। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स और सीनियर वाटरविंड भी इस प्राचीन खंडहर पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए थे। अगर मैं और नीचे जाने की कोशिश करूंगा तो शायद अपनी जान गंवा दूंगा। ये एहसास होने पर कि वह अभी भी पवन स्रोत की 100 धाराओं की सबसे बाहरी परत पर था, निंग को तुरंत होश आ गया। मुझे ये खजाने ले जाने चाहिए, फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए। निंग ने तुरंत यह निर्णय लिया और फिर एक बार सावधानी से आगे की ओर रेंगने लगा। जल्द ही वह नीचे पहुंच गया। भंवर में खुद को चूसने की ज्यादा शक्ति नहीं थी, बस थोड़ी सी फाड़ने की शक्ति थी। भंवर के किनारे वास्तव में काफी शांत थे और कई खजाने भंवर के किनारों पर घूम घूम कर फेंके गए थे। निंग ने देखा कि भंवर के किनारों पर सैकड़ों, शायद हजारों से ज्यादा खजाने, जिनमें बेहद शक्तिशाली आभाएं थीं, बिखरे हुए थे। 7 दाव हथियार। निंग ये देखकर बहुत खुश हुआ। और यही तो मैं नंगी आंखों से देख पा रहा हूँ। शायद और भी कई दाव हथियार होंगे जो भंडार के खजानों में छिपे होंगे। निंग ने नीले फूलों वाली धुंध की ऊर्जा से अपने पैरों को मजबूत किया, जिससे वह इस कक्ष के तल पर आसानी से चल सके। यहाँ अवशोषण शक्ति उतनी प्रबल नहीं थी, जिससे वह काफी आजादी से चल पा रहा था। निंग चुपचाप आगे बढ़ता गया और जल्द ही लगभग 300 मीटर लंबे एक इलाके में पहुंच गया। यहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं थी और यहाँ ढेर सारा खजाना जमा था। ये बहुत बढ़िया है। निंग ने खजाने इकट्ठा करते हुए अपना हाथ हिलाया। फुश! उस छोटे से कोने में दर्जनों अराजकता के खजाने और एक दाव हथियार था। दाव हथियार एक अजीब सा दिखने वाला मुट्ठी के आकार का पत्थर था। निंग ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे बांध दिया और ऐसा करने पर निंग को एहसास हुआ कि यह पत्थर दरअसल अविश्वसनीय तीक्ष्णता वाली एक लचीली तलवार थी, जिसका इस्तेमाल चाबुक की तरह भी किया जा सकता था। अरे, ये टुकड़े क्या हैं? निंग ने पास पड़े साधारण टुकड़ों पर नजर डाली। निंग ने हाथ हिलाकर तलवार के हत्थे का एक टुकड़ा उठाया। यह क्या है? निंग भौंचक्का हो गया। उसे हत्थे की सतह पर गहरे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। क्या ये नुकीले दांतों के निशान हैं? यह विचार अचानक निंग के दिमाग में कौंधा। इधर आओ। निंग ने हाथ हिलाया, जिससे ढेर सारे टुकड़े और टुकड़े उसकी संपत्ति के खजाने में उड़ गए। संपत्ति के खजाने के भीतर निंग की सह इंद्रिय धूसर हवा से विचलित नहीं हुई, जिससे वह टुकड़ों का और ध्यान से निरीक्षण कर सका। उसे साधारण टुकड़ों के विशाल ढेर के बीच एक बहुत ही अजीब वस्तु मिली। निंग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे वह अजीब सी चीज उड़कर निंग की हथेली में आकर रुक गई। वह एक बड़ा हथेली के आकार का नीला सफेद शल्क था। उसने जो टुकड़े उठाए थे वे सभी अलग अलग रंगों के थे और इसलिए निंग ने पहले पैमाने पर ध्यान नहीं दिया था। एक तराजू। निंग ने तराजू पर बने पैटर्न पर नजर डाली। ये बिल्कुल किसी जानवर पर बने तराजू जैसा लग रहा था और वो नुकीले दांतों के निशान, नुकीले दांत जो अराजकता के खजाने को कुचलने में सक्षम थे। और एक शल्क। मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे ये खजाने उठाने हैं, फिर यहाँ से निकल जाना है। निंग की कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं हुई कि किस जीव ने ऐसा किया होगा। वह जल्दी से कमरे के एक अलग कोने की ओर उड़ गया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने धूसर हवा के साथ उड़ती हुई एक रोशनी की किरण देखी, जो कमरे की गहराई से निकलकर आश्चर्यजनक गति से उसकी ओर उड़ रही थी। निंग ने जब ये देखा तो वह डर गया। अरे या वाह! हालांकि वह नाटकीय रूप से मजबूत हो गया था, फिर भी उसे इस जगह पर रेंगने के लिए अपनी बाहों और हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता था। हालांकि प्रकाश की वह रेखा न केवल हवा के विपरीत चल रही थी, बल्कि वह एक अत्यंत अकल्पनीय गति से चल रही थी। भागो! निंग अब और देर करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसके हाथ हजारों मीटर तक फैले हुए थे और वह तेजी से ऊपर की ओर रेंगते हुए तेजी से भागने लगा।
मेरे मेरे खजाने। जैसे ही निंग ने वह शल्क उठाया, इस कमरे के भीतर से एक जीव बाहर निकला। उसका पूरा शरीर नीला सफेद था, उसकी अयाल क्रिस्टल जैसी थी, सिर बाघ का था, शरीर पूरी तरह से शल्कों से ढका था, एक बहुत लंबी पूंछ थी और 4 शक्तिशाली अंक थे। जन्म के बाद इसने अपना पूरा जीवन इसी अंतहीन सुरंग में बिताया था। कभी कभी उसे अपनी मांद में गिरे हुए कुछ कृपाण, चाकू, डंडे, हथौड़े और दूसरे हथियार मिल जाते थे। ये हथियार उसके लिए बेकार थे, लेकिन उसे इन्हें इकट्ठा करके जमा करना अच्छा लगता था। उसने अपने गिरे हुए कुछ तराजू भी उन कमरों के कोनों में रख दिए जहां हवा नहीं आती थी, ताकि यह पता चल सके कि ये खजाने उसके हैं। तुमने सचमुच मेरे खजाने को लूटने का साहस किया है। मरना मरना। वह क्रोधित हो गया। वह तुरंत प्रकाश की एक किरण में बदल गया और हवा के विपरीत दिशा में आक्रमणकारी की ओर उड़ने लगा। ये कैसा विचित्र प्राणी है। ये 100 धाराओं की हवा के विपरीत कैसे उड़ सकता है। क्या ये शल्क उसी का है? हालांकि निंग उस जीव को एक नजर देखकर भाग गया था, फिर भी वह बता पा रहा था कि यह एक अजीब जानवर था जिसका रंग बिल्कुल नीला सफेद था, जबकि उसने जो शल्क हासिल किया था वह भी नीला सफेद था। और वे खजाने के टुकड़े जो कुतर कुतर कर अलग किए गए थे, क्या वे दांतों के निशान उसी के थे? सभी अक्षत कैओस खजाने उच्च श्रेणी या शीर्ष श्रेणी की गुणवत्ता के थे, जबकि टूटे हुए सभी कैओस खजाने काफी निम्न गुणवत्ता वाले थे। फिर भी, ताकि वह अराजकता के खजानों को चबा सके, निंग को तुरंत समझ आ गया कि यह राक्षस संभवतः इतना शक्तिशाली है कि वह उसे संभाल नहीं पाएगा। स्वूश 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 स्वूश। निंग की 6 भुजाएं धुंधली सी हिल रही थीं क्योंकि वह बेतहाशा ऊपर चढ़ रहा था। वह इतनी तेजी से कभी नहीं रेंगा था जितना अभी रेंग रहा था। इससे पहले वह किसी खतरनाक घटना के डर से बहुत धीरे धीरे चल रहा था। अब वह अपनी पूरी गति से चढ़ रहा था। पलक झपकते ही निंग ने खुद को बंदरों की तरह 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर की ओर उछाल दिया। वाह! निंग जितनी तेजी से चढ़ रहा था, उसके बावजूद वह नीली सफेद रोशनी की लकीर और भी तेजी से ऊपर की ओर उड़ रही थी, हालांकि वह हवा के विपरीत दिशा में जा रही थी। दरअसल वह उसके पास पहुंच गई थी। धिक्कार है, मुझे इतने सारे खजाने मिले, क्या अब मैं यहीं मर जाऊंगा? ये तो बहुत बुरा है। निंग ने अपना सिर घुमाया और उस क्रूर नीले सफेद राक्षस को घूरने लगा जो उसके पास आ गया था। पुस्तक 24, अध्याय 24, रसातल में युद्ध। नीले सफेद जानवर का क्रिस्टलीय अयाल कांप उठा जब उसने जी निंग को घूरा। उसकी गहरी पीली आंखें घृणा और हत्या से भरी थीं। जी निंग एक हाथ से गड्ढे की दीवार को पकड़े हुए था और नीले सफेद रंग के शल्क वाले राक्षस को घूर रहा था। उनकी नजरें मिली। निंग ने कहा, मैं आपसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, मर जा। नीले सफेद राक्षस ने अचानक एक भयंकर दहाड़ लगाई और अपनी पूंछ से प्रहार किया, इतनी तेजी से कि निंग का चेहरा सफेद पड़ गया। निंग ने जल्दी से अपनी 5 मुक्त भुजाओं से तलवारबाजी से वार किया। ऐसा लगा मानो हवा में अचानक 5 ब्लैक होल प्रकट हो गए हों और आने वाले हमले को रोकने के लिए आगे बढ़े हों। धमाका! टक्कर की अविश्वसनीय शक्ति ने निंग के शरीर को भी हिलाकर रख दिया, जिससे वह पीछे की पत्थर की दीवारों से टकरा गया। दीवारों में एक बड़ी दरार पड़ गई थी, लेकिन शुक्र है कि निंग के पास एक मजबूत दिव्य शरीर और उच्च स्तरीय कैओस कवच था। साथ ही उस नीले फूल जैसी धुंध ऊर्जा का सहारा भी था। इन सब बातों ने सुनिश्चित किया कि वह प्रहार झेलने में सक्षम था। लेकिन इस पहली ही टक्कर से निंग को तुरंत समझ आ गया कि उसका दुश्मन उससे भी ज्यादा ताकतवर है। जब से निंग ने 9 अराजकता मोहरों में महारत हासिल की थी और नीला फूल ऊर्जा प्राप्त की थी, निंग को विश्वास था कि वह विश्वदेव स्तर की शक्ति के बहुत करीब था और शायद वह उस तक पहुंच भी गया था। लेकिन उसके सामने ये राक्षसी, इसकी पूंछ के एक साधारण प्रहार ने निंग को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। नीला सफेद राक्षस अपने पंजों से हमला करते हुए गुस्से से आगे बढ़ा। मुझे यहाँ से निकलना होगा। निंग तेजी से मकड़ी की तरह दीवारों पर चढ़ गया, कभी बाएं हाथ से, कभी दाएं हाथ से। वह कभी किसी हमले को रोक लेता तो कभी टक्करों के बल से खुद को और ऊपर की ओर धकेल लेता। री धप! पूंछ के शक्तिशाली प्रहारों से पत्थर हिल गया। निंग पूरी तरह से नुकसान में था। ये जानवर उतना मजबूत नहीं लग रहा। उस जीव पर कुछ दर्जन वार करने के बाद निंग धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंचने लगा था। यह मजबूत और तेज है और इसके पंजे काफी तेज हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे दाव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसका शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, लेकिन युद्ध में यह अविश्वसनीय रूप से अनाड़ी है। नीले फूलों की धुंध की ऊर्जा ने निंग के शरीर को इतना मजबूत बना दिया था कि उसके और उस जानवर के बीच शक्ति का अंतर ज्यादा नहीं था। अगर निंग ने 9 अराजकता मोहरों में महारत हासिल नहीं की होती और वह उतना ही मजबूत होता जितना वह पहली बार गड्ढे में खींचे जाने पर था, तो पूंछ के उस पहले वार से ही वह चकनाचूर हो जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दाव के बारे में उसकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। मैं इसमें समय बर्बाद नहीं कर सकता। अगर ज्यादा समय बीत गया तो मेरी नीला फूल धुंध ऊर्जा खत्म हो जाएगी और मैं खत्म हो जाऊंगा। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद तरल नीला फूल ऊर्जा की एक बूंद पहले ही खत्म हो चुकी थी। इससे निंग को झटका लगा और वह होश में आया। तुम मुझे नहीं मार सकते, निंग चिल्लाया। तुम मर जाओ। नीले सफेद शल्कों वाला प्राणी उन्मत्त तरीके से लड़ता रहा। निंग ने वार ब्लेड निकाला। यह वही दाव हथियार था जो उसने कुछ देर पहले ही उठाया था और निंग ने इसे काफी समय पहले ही अपने साथ बांध लिया था। शक्ति के मामले में यह अभी भी क्षतिग्रस्त वायलेट ज्वेल से भी ज्यादा शक्तिशाली था। भाड़ में जाओ। निंग शक्ति से फट पड़ा। तलवारें दोधारी हथियार होती हैं।
कृपाण में सिर्फ एक ही ब्लेड होता है। हालांकि इस युद्ध ब्लेड की नोक अविश्वसनीय रूप से तेज थी, इसलिए इसका इस्तेमाल तलवार की तरह ही छुरा घोंपने, चीरने और खुरचने के लिए भी किया जा सकता था। फिर भी यह ज्यादा विस्फोटक और शक्तिशाली हमलों के लिए ज्यादा उपयुक्त था। स्वर्गभंजक रोग। निंग ने वारब्लेड को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। उसने अपनी दिव्य शक्ति और नीले फूलों की धुंध की ऊर्जा को पूरी शक्ति से प्रस्फुटित होने दिया। वारब्लेड को ऊपर उठाया और फिर अपने सामने खड़े नीले सफेद शल्कों वाले राक्षस पर तेजी से वार किया। स्वर्गभंजक मुद्रा निंग का सबसे शक्तिशाली आक्रमण था। निंग की अनेक तलवार कलाओं में से यही तलवार कला इस युद्ध ब्लेड जैसे हथियार के साथ प्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त थी। वास्तव में नामहीन तलवार कला की दूसरी मुद्रा की कुछ समझ हासिल करने के बाद निंग की स्वर्गभंजक मुद्रा में अब पहले से भी ज्यादा मारक क्षमता आ गई थी। जब निंग ने यह आक्रमण किया तो वह नीचे की ओर प्रहार कर रहा था, जिससे तेज हवा के कारण आक्रमण तेज हो गया। उसकी कृपाण प्रकाश की गति से भी कहीं तेज चमक रही थी, जिससे नीले सफेद शल्कों वाले राक्षस को बचने का जरा भी समय नहीं मिला। ग्वारार राक्षस ने आत्मविश्वास से अपने पंजों से उसे रोक दिया। विशाल अर्धचंद्राकार कृपाण प्रकाश ने वास्तव में उसके तीखे पंजों को उड़ा दिया तथा उस प्राणी के शल्कयुक्त शरीर पर जा गिरा। धमाका। नीले सफेद रंग का ये शल्कदार जीव पीछे की ओर गिरा। टक्कर के स्थान पर उसके शल्क टूटकर उसके शरीर से बाहर उड़ गए। वह गड्ढे की पत्थर की दीवारों से जोर से टकराया, जिससे पत्थर कांपने लगा और उसमें कई दरारें पड़ गईं। सिर्फ अपनी कच्ची शक्ति से युद्ध तलवार की मदद से निंग उस नीले सफेद जानवर को भी परास्त कर पाया। ये जानवर की अपनी ही गलती थी कि वह बहुत ज्यादा मूर्ख था। उसका शरीर इतना शक्तिशाली था कि वह विश्व देवता के शरीर से भी ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन जिस तरह से वह उस शक्ति का इस्तेमाल कर पा रहा था वह बहुत ही भद्दा था। बस दाव के बारे में उसकी समझ का स्तर बहुत कम था, या शायद उसे कोई जानकारी ही नहीं है। शायद उसे बस सबसे बुनियादी हमलों की ही जानकारी है। आओ। पत्थर की दीवारों से टकराने के बाद नीले सफेद जीव ने अचानक अपना सिर उठाया और एक भयंकर चीख निकाली। उसकी चीखती हुई आवाज में एक अजीब सी लहरदार हवा थी। फुश। इसकी आवाज को विंसोस द्वारा दूर ले जाया गया और तुरंत ही एक अलग क्षेत्र में प्रसारित कर दिया गया। दूर एक गड्ढे में एक ऊँघता हुआ पवन जीव अचानक सिर उठाकर बोला, कोई आक्रमणकारी? क्या कोई आक्रमणकारी है? वह बच्चा फू ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। वह बहुत कमजोर है, इसलिए हमने उसे सबसे कम खतरनाक इलाकों में से एक पर निगरानी के लिए तैनात किया था, और फिर भी वह अतिरिक्त सुरक्षा बल मांग रहा है। सभी पवन जानवरों ने ये ध्वनि सुनी। उनमें से कुछ की आभा शक्तिशाली थी, कुछ की आभा कमजोर। कुछ ने तो सिर हिलाकर आहें भरीं। वूश। सबसे नजदीकी 9 पवन जीव प्रकाश की धारियों में बदल गए और पानी में तैरती मछलियों की तरह हवा में उड़ने लगे। जब निंग ने उस नीले सफेद जीव को हवा के विपरीत तेज गति से उड़ते देखा तो वह इतना डर गया कि तुरंत भाग गया। उससे लड़ने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह उसे हरा सकता है। आखिरकार ये पवन जीव पवन स्रोत में ही पैदा हुए थे, इसीलिए वे इतनी आसानी से हवा में उड़ पा रहे थे। उसका शरीर बहुत मजबूत है। मेरा वारब्लेड भी उसके कुछ ही शल्कों को छील पाता है। ये देखकर निंग की उस जीव से लड़ने की इच्छा तुरंत खत्म हो गई। इतनी खतरनाक जगह पर वह अपनी नीले फूलों वाली ऊर्जा को यूं ही बर्बाद नहीं कर सकता था। अगर वह खत्म हो गया तो उसकी मौत हो जाएगी। विदा लेने का समय। निंग तेजी से ऊपर की ओर चढ़ता गया और 1000 किलोमीटर से भी अधिक आगे बढ़ गया। भाग रहे हो? नीले सफेद रंग के शल्कों वाले राक्षस ने अपना पीछा जारी रखा। वह क्या था? जैसे ही निंग पहले राक्षस के हमलों को रोकते हुए ऊपर की ओर चढ़ा, निंग ने अचानक नीचे से प्रकाश की एक दूसरी किरण को अपनी ओर उड़ते देखा। एक और। निंग घबरा गया। हटो, हटो, हटो। निंग अब सचमुच घबरा गया था। उसने अपनी 4 भुजाओं से तेजी से ऊपर की ओर चढ़ाई की, जबकि उसकी बाकी 2 भुजाओं ने वारब्लेड से पीछा कर रहे पवन जानवर पर ताबड़तोड़ वार किए। हर वार में उसकी नील पुष्प ऊर्जा काफी कम हो गई, लेकिन हर बार पवन जानवर को बस हल्की सी चोट ही लगी। उसने पीछा छोड़ने से इनकार कर दिया। वाह। निंग तेज गति से ऊपर चढ़ता रहा। मैं निकास द्वार से बस कुछ 1000 किलोमीटर दूर रहूंगा। एक बार जब मैं गड्ढे से बाहर निकल जाऊंगा तो धूसर हवा मुझे कोई परेशानी नहीं दे पाएगी। मैं आसानी से स्वर्गीय दास की सीमाओं से भी तेज उड़ सकूंगा और उस राक्षस से निपटना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तुम एक भी हमलावर से नहीं निपट सकते? प्रकाश की दूसरी किरण भी आ गई थी। मुझे उसे मारने में मदद करो। पहला पवन जानवर गुर्राया। अरे। निंग ने अपने दांत पीस लिए जब उसने गड्ढे की गहराई में प्रकाश की एक और रेखा देखी। इन शापित चीजों में से कितनी है? निंग ऊपर चढ़ता रहा और उसने 2 हाथों से अपना बचाव किया। अब उसने एक हाथ से वारब्लेड उठाया और उससे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हमले किए। दूसरे हाथ से उसने उठाए हुए स्लैब को सक्रिय किया, जिससे उसके अंदर से एक लचीली तलवार तुरंत निकल आई। ये दूसरा दाव हथियार था जो निंग ने हासिल किया था। युद्ध ब्लेड का इस्तेमाल क्रूर और बर्बर हमलों के लिए किया जाता था। लचीली तलवार का इस्तेमाल छाया रहित मुद्रा और अन्य अप्रत्याशित तलवार मुद्राओं को अंजाम देने के लिए किया जाता था। जहां तक निंग के अन्य 4 हाथों की बात है तो वह उनका उपयोग उन्मत्तापूर्वक ऊपर चढ़ने के लिए करता रहा। धमाका, धमाका, मारना। 2 पवन जानवरों ने निंग पर धावा बोल दिया और वह ऊपर चढ़ते हुए उनसे बचाव करता रहा। ठीक इसी समय तीसरा पवन जानवर भी आ धमका। बट निंग न सिर्फ 3 पवन जानवरों के हमलों का सामना कर रहा था, बल्कि वह गड्ढे की अंधेरी गहराइयों से ऊपर की ओर उठती हुई 2 और रोशनी की किरणें भी देख सकता था। उन रोशनी की किरणों में से एक अविश्वसनीय गति से चल रही थी।
जाहिर है वह उन पांचों में सबसे तेज थी। अगर मैं उन्हें अपने चारों ओर घेरने दूं तो मैं मर जाऊंगा। निंग ने अपने दाव हथियारों का इस्तेमाल करके उनके हमलों का डटकर मुकाबला किया। उसने उनके कुछ हमलों का रुख भी मोड़ दिया, जिससे तीनों पवन जानवर एक दूसरे के हमलों में बाधा डालने लगे। ये रहा। निंग अपने ऊपर एक उज्ज्वल द्वार देख सकता था। हमें आगे बढ़ना होगा। निंग पहले से ही चौथे पवन जानवर को देख सकता था, जो अविश्वसनीय रूप से तेज था और उसके बहुत करीब आ रहा था। धमाका। निंग ने जानबूझकर खुद को पंजे के वार से घायल होने दिया। झपट्टा। उसने वार की ताकत उधार ली और उसे ऊपर की ओर उछाला और गड्ढे के प्रवेश द्वार के बाहर फेंक दिया। ग्रवार फू, न केवल तुम उसे मारने में असमर्थ थे, बल्कि तुमने वास्तव में मुझे भी बाधा पहुंचाई। अरे बेवकूफ, वो मुझे बड़ी मुश्किल से संभाल पाया। तू तो बेकार था। तुम दोनों चुप रहो। तुम तीनों बेवकूफ, चुप हो जाओ। चौथे पवन जानवर ने दहाड़ लगाई, जिससे बाकी तीन चुप हो गए। चारों पवन जीवों ने ऊपर की ओर देखा। उनकी गहरी पीली आंखों में क्रोध और भय के भाव थे। वे अपने गड्ढे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि खंडहर बहुत ही खतरनाक थे। वे भी केवल 100 धाराओं के अपने स्थानीय हिस्से में ही शांति से रह पा रहे थे। कई जगहें तो उनके लिए भी मौत का जाल थीं। अरे, गड्ढे से बाहर और धूसर हवा से दूर उड़कर निंग जमीन पर उतरा। उसने आश्चर्य से गहरे विशाल गड्ढे की ओर देखा। वे बाहर नहीं आए। वाह, मैं आखिरकार बच निकला। पुस्तक 24, अध्याय 25, झील के किनारे का घर। जी निंग ने जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। जब उसने देखा कि कोई तूफान नहीं निकल रहा है, तभी उसने आराम किया और अपने आसपास के माहौल पर नजर डाली। निंग धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आश्चर्य से अपने चारों ओर देखने लगा। विशाल आकाश धूसर ऊर्जा की धाराओं से भरा हुआ था, जो हवा में इधर उधर बह रही थी। धूसर ऊर्जा की एक धारा उस अंतहीन गड्ढे से भी बह रही थी, जिससे वह अभी अभी रेंगकर बाहर आया था। निंग तुरंत समझ गया कि यह धूसर ऊर्जा दरअसल वही धूसर हवा थी जिसने पहले उसे और हेल्सवर्ड को घेर लिया था। जब हेल्सवर्ड और मैं लड़ रहे थे, तो हमने गलती से कोई प्रतिबंधक मंत्र सक्रिय कर दिया होगा, जिसकी वजह से हम उस बवंडर में बह गए। निंग ने उस इलाके का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। अगर वे पवन जानवर यहाँ आने से इतने डर रहे थे, तो इसका मतलब है कि यह जगह खतरनाक है। वह एक विशाल नए क्षेत्र में था। कुछ विशाल गड्ढों के अलावा निंग को कुछ विशाल महाद्वीप, पहाड़, घाटियां और झीलें भी दिखाई दे रही थीं। सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण लग रहा था। हालांकि निंग की धड़कनें तेज होने लगीं, जब से उसने 9 अराजकता मोहरों को मिलाकर नीला फूल जैसी मोहर प्रकट की थी। निंग नियति के सार से और भी गहराई से जुड़ गया था। वह एक नज़र में ही मनुष्यों के भविष्य को आसानी से देख पा रहा था, और अब उसे लग रहा था कि नियति उसे चेतावनी दे रही है कि यह जगह बेहद खतरनाक है। मानो वे शांत दिखने वाले महाद्वीप, पहाड़ और झीलें सभी खतरों से भरे हों। मुझे क्या करना चाहिए? निंग ने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा, फिर अपने आसपास के इलाके की ओर। मुझे लग रहा है कि हर दिशा में भयंकर खतरा है। यदि हर दिशा खतरे से भरी हो और यदि गड्ढे उन सभी वायुजन्य जीवों से भरे हों, छोड़ो भी, मैं बस यूं ही कोई दिशा चुन लूंगा। सब किस्मत पर निर्भर करेगा। एक पल सोचने के बाद निंग के पास अपना दिल कठोर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। हाथों में वारब्लेड और लचीली तलवार लिए वह सावधानी से आगे बढ़ने लगा। अगर हर दिशा खतरे से भरी हो तो किसी एक दिशा को चुनना कोई मायने नहीं रखता था। निंग बंजर जमीन से निकलकर घास के मैदान में चला गया। हालांकि उसे हर समय भारी खतरा महसूस हो रहा था, फिर भी वह सुरक्षित आगे बढ़ गया। शायद मैं इस जगह से बाहर निकल सकूंगा, निंग ने खुद को सांत्वना दी। झील बहुत सुंदर है। उसने घास के मैदान के बीच एक झील देखी, जो इतनी सुंदर थी कि मानो किसी सुंदर युवती के आंसू हों। मुझे उम्मीद है कि झील से अचानक कोई खतरनाक चीज बाहर न निकले। निंग लगातार सतर्क रहा और उसने अपने आसपास स्वर्ग के गोल्ड स्टार बीड्स भी रखे थे, ताकि किसी भी आने वाले खतरे से पहले ही उसे आगाह किया जा सके। बेशक अगर वह इतना मजबूत नहीं था, तो किसी भी तरह की सतर्कता का कोई मतलब नहीं था। वाह! एक लहर अचानक फैल गई और निंग को घेर लिया, जिससे उसके आसपास का वातावरण बदल गया। ये है। निंग ने अपने आसपास के माहौल को घूरा। उसे अभी भी खूबसूरत झील दिखाई दे रही थी, लेकिन झील के किनारे एक छोटा सा शांत घर बन गया था। घर से इतनी तेज लहरें निकल रही थीं कि निंग कांप उठा। क्या चल रहा है? निंग को अंदाजा हो गया था कि वह घर कितना भयानक और खतरनाक था। वह उससे दूर जाना चाहता था, लेकिन चाहे जितना भी चलता, वह घर से 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जा पा रहा था। मानो अंतरिक्ष ही यहाँ उलझा हुआ था। अगर मैं नहीं जा सकता, तो शायद मुझे वहां जाकर देखना ही पड़ेगा, निंग ने मन ही मन सोचा। जिसने ये घर बनाया है, वह मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। अगर वह मुझे मरवाना चाहता है, तो मैं बच नहीं पाऊंगा। उसके पास और कोई चारा नहीं था, बस आगे बढ़ना ही उसके लिए एकमात्र विकल्प था, और उसने आगे बढ़कर घर के आंगन के दरवाजे को धीरे से धक्का देकर खोला। आंगन के अंदर एक बगीचा और घास का लॉन था, और उसके चारों ओर कई कुर्सियां बिखरी हुई थीं। बीच में एक सुंदर, भव्य घर था जिससे जबरदस्त ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। निंग घर की ओर चल पड़ा। घर के 4 में से 3 तरफ खिड़कियां थीं, जबकि एक तरफ दरवाजा था। खिड़कियां लकड़ी की बनी थीं और उनसे आसानी से देखा जा सकता था। अरे! निंग को घर के अंदर कमल मुद्रा में बैठी एक आकृति धुंधली सी दिखाई दी। ये देखकर निंग को बहुत झटका लगा। फिर भी निंग ने घर के दरवाजे की ओर आगे बढ़ने का फैसला किया। घर के अंदर सुनहरे ताओवादी वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी प्रार्थना की चटाई पर बैठा था। बूढ़े आदमी की आंखें बंद थीं और वह हाथ में घोड़े की पूंछ का एक तंबू पकड़े हुए था।
उसके बगल में एक छोटा सा 9 मंजिला शिवालय बना हुआ था। उनके ताओवादी वस्त्र, उनकी झाड़ू, प्रार्थना की चटाई, 9 स्तरीय शिवालय, हर चीज से अत्यंत चौंकाने वाली शक्ति की तरंगें निकल रही थीं। खासकर वह 9 स्तरीय शिवालय एक ऐसी आभा बिखेरता है जो युद्ध तल की आभा से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यही वह आभा थी जो वायलेट ज्वेल ने मुझे उसे बांधने से पहले दी थी। निंग दंग रह गया। क्या ये हो सकता है कि यह 9 स्तरीय शिवालय भी एक खजाना हो जो दाव हथियारों से भी ऊंचा हो? जी निंग अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो वह 3 लोकों में था। अब वह एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति बन गया था। अराजकता खजाने को आमतौर पर बड़े देवताओं और पैतृक अमर लोगों द्वारा संचालित किया जाता था। दाव हथियारों का प्रयोग सामान्यतः विश्व देवताओं और अराजकता अमरों द्वारा किया जाता था। जहां तक उन हथियारों की बात है जो वायलेट ज्वेल या इस टॉवर जैसे दाव हथियारों से बेहतर थे, वे ऐसी वस्तुएं थीं जो किसी भी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ को इच्छा से पागल कर देंगी। उसके वस्त्र, मूंछ, प्रार्थना की चटाई, ये तीनों दाव हथियार हैं और उनमें से प्रत्येक की आभा मेरे युद्ध तलवार जितनी ही प्रबल है। निंग की आंखें भी वासना से चमक रही थीं। वह जो खजाने देख सकता था वे किसी भी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ को वासना से पागल करने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये बूढ़ा आदमी पहले ही मर चुका है। निंग को बूढ़े आदमी के शरीर से कोई जीवन ऊर्जा महसूस नहीं हुई, केवल प्राचीन शक्ति की आभा थी। मैं इसे आजमाकर देखूंगा। निंग कई कदम पीछे हटा, फिर अपनी प्रोटोकॉस्मिक स्पिरिट रस्सी को बाहर उड़ने की इच्छा से प्रेरित किया। निंग ने बूढ़े आदमी के पास जाकर खुद खजाने लेने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई खतरनाक जादू या संरचना सक्रिय न हो जाए। इसलिए उसने अपनी प्रोटोकॉस्मिक स्पिरिट रस्सी को 9 स्तरीय शिवालय के चारों ओर लपेटने की इच्छा से प्रेरित किया ताकि उसे खींचकर पार कर सके। अगर वह उस शिवालय को हासिल कर लेता तो ये पूरी यात्रा सार्थक हो जाती। ये शिवालय ऐसा था जिसके लिए विश्व स्तरीय विशेषज्ञ भी पागल हो जाते। विश्व देवता नॉर्थरेस्ट को वायलेट ज्वेल प्राप्त करने में केवल वास्तविक महल की सहायता ही सफल हुई थी। निंग के लिए इतनी आसानी से ऐसा ही एक और खजाना प्राप्त कर पाना बस एक अद्भुत सौभाग्य की बात थी। गड़गड़ाहट। जैसे ही प्रोटोकॉस्मिक रस्सी बूढ़े आदमी से 9 मीटर की दूरी पर पहुंची, उसके चारों ओर अचानक हवा का झोंका आया। जैसे ही हवा प्रोटोकॉस्मिक आत्मा रस्सी के पास से गुजरी, उसका आधा हिस्सा तुरंत धूल में बदल गया। शब्दों की एक श्रृंखला अचानक हवा में प्रकट हुई। प्रत्येक अक्षर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। जो साथी दाववादी विंसोस फॉर्मेशन को हराने में सक्षम होगा वह मेरे खजाने को प्राप्त करेगा। निंग आश्चर्य और इच्छा दोनों से भर गया। विंसोस संरचना, इसका विंसोस की 100 धाराओं से क्या संबंध था? क्या ये बूढ़ा आदमी इन प्राचीन खंडहरों का निर्माता था? अगर वह सचमुच था तो क्या ये घर वही घर हो सकता है जहां वह रहता था? निंग को यकीन ही नहीं हो रहा था। मर गए तो मर गए। तुम्हें ये रूप, रंग और मंत्र क्यों बनाने पड़े? निंग का सिर दुख रहा था। वह नाटकीय रूप से और भी शक्तिशाली हो गया था, लेकिन वह अभी भी किसी प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने को नुकसान पहुंचाने में बमुश्किल ही सक्षम था। उसे तुरंत धूल में मिला देना, वह ऐसा करने में कतई सक्षम नहीं था। मुझे इसे फिर से कोशिश करने दो। निंग ने एक बड़ी कुल्हाड़ी प्रकट करने की इच्छा की। ये कुल्हाड़ी दिव्य रूनों से ढकी हुई थी और यह एक उच्च स्तरीय अराजकता का खजाना था। एक उच्च स्तरीय अराजकता का खजाना। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इसे नष्ट कर सकते हो। निंग ने तुरंत अपनी अमर ऊर्जा का इस्तेमाल करके युद्ध कुल्हाड़ी को बैठे हुए बूढ़े की ओर उड़ा दिया। एक बार फिर जब कुल्हाड़ी बूढ़े से 9 मीटर की दूरी पर पहुंची तो एक तेज हवा चली। हिस्सस। जब हवा कुल्हाड़ी पर बही तो एक कान फाड़ देने वाली फुफकार निकली। कुल्हाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सकी। क्या हो रहा है? निंग को महसूस हो रहा था कि एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा उसके कुल्हाड़ी का रास्ता रोक रही है। चाहे उसने कितनी भी जोर से धक्का दिया हो, वह उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। स्वूश। अचानक बैठे हुए वृद्ध व्यक्ति के बगल में स्थित 9 स्तरीय शिवालय से ऊर्जा की एक धारा फूट पड़ी। यह ऊर्जा धारा काले वस्त्र पहने एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गई। कोशिश करना बंद करो। तुम तो विश्व स्तर के विशेषज्ञ भी नहीं हो। अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? काले वस्त्र पहने बच्चे ने चिढ़कर कहा। तुम? निंग चौंका। मैं एक खजाना आत्मा हूँ। क्या तुमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा? काले वस्त्र पहने बच्चे ने बूढ़े की लाश की तरफ देखा, फिर बोला, और तुम बूढ़े के खजानों की लालसा छोड़ सकते हो। अगर तुम विंसोस संरचना को तोड़ने में कामयाब भी हो गए तो तुम्हें पहले एक जीवन रक्त शपथ लेनी होगी। इसे पूरा करने के बाद ही तुम्हें ये खजाने हासिल करने की अनुमति मिलेगी। संरचना को तोड़ने की बात, केवल सर्वोच्च विश्व देवताओं के पास ही ऐसा करने का मौका होगा। सिर्फ दुनिया के सर्वोच्च देवता ही ऐसा कर सकते हैं। निंग हैरान था। ये सीनियर किस स्तर का था? वह भी एक शिखर विश्व देवता ही था। काले वस्त्रधारी बालक मुस्कुराया। हालांकि वह दाव लॉर्ड विंसोस के सेवकों में से एक था जिसने उसे विंसोस संरचना जैसे कुछ खजाने दिए थे। हालांकि वर्तमान में कोई भी इसका नेतृत्व नहीं कर रहा है, फिर भी इसे भेदना किसी के लिए भी बहुत कठिन होगा। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। ये सब समझ में आता है। दिवंगत विश्वदेव ने, वह साथी ताओवादी जो विंसोस फॉर्मेशन को हराने में सक्षम है, वाक्यांश का प्रयोग किया था। उनके द्वारा साथी ताओवादी शब्दों का प्रयोग करने का अर्थ था कि वह व्यक्ति जो फॉर्मेशन को हराने में सक्षम है संभवतः उसी सामान्य शक्ति स्तर पर होगा जिस पर वह था। उफ। जब दाव लॉर्ड विंसोस मरा तो उसके सारे नौकर उसके साथ कब्र तक गए। अगर वह मर गया तो मर गया, लेकिन उस बूढ़े ने मुझे भी यहाँ क्यों फंसा रखा? काले वस्त्र पहने बच्चे ने आह भरी, फिर सिर हिलाया। मैं एक पूजनीय खजाना हूँ जिसके अंदर एक सार छिपा है।
लेकिन मैं यहाँ सदियों से फंसा हुआ हूँ। क्या बर्बादी है। पुस्तक 24 अध्याय 26 जीवित बच निकलना। एक जादुई खजाना जिसके भीतर एक सार तत्व छिपा था। सही, वायलट ज्वेल के भीतर भी एक क्विंटेसेंस कोर था। उसके भौतिक शरीर को अविश्वसनीय क्षति पहुंची थी, लेकिन उसके अंदर का क्विंटेसेंस कोर पूरी तरह से सुरक्षित था। क्या तुम जाना नहीं चाहते? जी निंग ने पूछा। बिल्कुल, मैं यहाँ बहुत बोर हो गया हूँ। काले वस्त्र पहने बच्चे ने निंग की तरफ देखा। निंग ने पूछा, विंडफोर्स फॉर्मेशन को तोड़ने और जीवन भर की शपथ लेने के अलावा क्या तुम्हें ले जाने का कोई और रास्ता नहीं है? अगर तुम मुझे कोई रास्ता बता सको तो मैं उसे जरूर पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, है। काले वस्त्र पहने बच्चे ने सिर हिलाया। वहाँ है क्या? निंग की आंखें चमक उठीं। पहले डाउनलॉर्ड बनो, काले वस्त्र पहने बच्चे ने कहा। निंग तुरंत अवाक रह गया। बैडलैंड्स क्षेत्र में एकमात्र डाउनलॉर्ड जिसके बारे में निंग को पता था वह डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स था। हो सकता है कि अन्य डाउनलॉर्ड भी एकांत में रहे हों, लेकिन चाहे कितने भी मौजूद हों, उनकी शक्ति का स्तर निंग से कहीं ज्यादा था। अगर निंग भविष्य में सचमुच डाउनलॉर्ड बन गया तो उसके लिए इस तरह के खजाने हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। क्या डाउनलॉर्ड विंसोस ने खुद अपने विश्वदेव सेवकों को ऐसे खजाने नहीं बांटे थे? कोई कल्पना कर सकता है कि डाउनलॉर्ड कितने धनी थे? डाउनलॉर्ड विंसोस के पास वास्तव में कितने नौकर थे? निंग ने उत्सुकता से पूछा। बच्चे, तुम अभी तक विश्व देवता भी नहीं बन पाए हो। काले वस्त्र पहने बच्चे ने अपना सिर हिलाया, फिर आत्मसंतुष्ट भाव से बोला, तो फिर मैं तुम्हारे क्षितिज को थोड़ा व्यापक कर दूं। ठीक है, ठीक है। निंग की आंखें चमक उठीं। डाउनलॉर्ड विंसोस का स्वभाव थोड़ा अजीब था, लेकिन वह सचमुच एक अविश्वसनीय व्यक्ति था। उसने अंतहीन आदिम अराजकता में विचरण किया और उसके कई क्षेत्रों की यात्रा की। उसने सीधे तौर पर 500 से ज्यादा विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को गुलाम बनाया और 100 से ज्यादा अन्य लोग स्वेच्छा से उसके अनुचर के रूप में उसके साथ शामिल हुए। काले वस्त्र पहने बच्चे ने आश्चर्य से आह भरी। दरअसल उसके अनुचर के रूप में भी एक डाउनलॉर्ड था। क्या? निंग चौंक गया। अविश्वसनीय है ना? काले वस्त्र पहने बच्चे ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। जब डाउनलॉर्ड विंसोस इस क्षेत्र में उतरे तो इस क्षेत्र के मालिक बाहर आए और बड़े समारोह और शिष्टाचार के साथ उनका स्वागत किया। लेकिन अफसोस, मैंने सुना है कि डाउनलॉर्ड विंसोस अपनी 100 धाराओं को एक साथ मिलाने की कोशिश में नाकाम रहा। मरने से पहले उसने अपने सबसे बड़े शिष्य, जो डाउनलॉर्ड बन गया था, को साथ ही कुछ अन्य शिष्यों और अनुचरों को भी निर्वासित कर दिया। फिर वह अपने सभी दासों और बाकी विश्व स्तरीय अनुचरों को इस स्थान पर ले आया। डाउनलॉर्ड विंसोस के अनुसार यह उनकी प्राचीन मातृभूमि थी। उन्होंने बहुत पहले ही यह स्थान छोड़ दिया था और बाहरी दुनिया की यात्रा पर निकल पड़े थे। अगर उन्हें मरना ही था तो वे अपने घर पर ही मरना चाहते थे। हालांकि उसका पैतृक अराजकता लोक बहुत पहले ही लुप्त हो चुका था। इसलिए डाउनलॉर्ड विंसोस ने उसी स्थान पर विंसोस अराजकता लोक की स्थापना की जहां उसका प्राचीन अराजकता लोक था। फिर उसने विंसोस खंडहरों की स्थापना की। माना जाता है कि उसने ये सब अपने जीवन काल में प्राप्त दाव के बारे में अपनी सभी अंतर्दृष्टियों का प्रदर्शन करने के लिए किया था। अपने दाव को पीछे छोड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। काले वस्त्र पहने बच्चे ने बैठे हुए बूढ़े की ओर इशारा किया। देखो, यह उन बेचारों में से एक है जो उसकी सेवा करता था और उसे मृत्यु में उसके साथ शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। 500 से अधिक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ मृत्यु में उसके साथ शामिल हो गए। निंग अवाक रह गया। ठीक है, काले वस्त्र पहने बच्चे ने सिर हिलाया। डाउनलॉर्ड्स, जानते हो, डाउनलॉर्ड विंसोस वास्तव में बहुत शांत था। कुछ पागल डाउनलॉर्ड्स तो पूरी तरह से पागल हो जाएंगे। जब वे मरेंगे तो अपने साथ साथ अपने पूरे इलाके को भी मार डालेंगे, यहाँ तक कि लाशों के समुद्र में डूबने से पहले वे हर उस जीव का वध कर देंगे जो उन्हें मिल सकता है। निंग सचमुच कुछ भी कहने में असमर्थ था। क्या उनके साथ एक पूरे क्षेत्र को मरवा दिया जाए और तब तक कत्लेआम जारी रखा जाए जब तक कि वे स्वयं नष्ट न हो जाएं? पागल आदमी। कोई व्यक्ति जितना ज्यादा शक्तिशाली होता, पागलपन की गिरफ्त में आने पर उतना ही ज्यादा भयानक होता। ऐसा लगता था मानो डाउनलॉर्ड विंसोस उसकी तुलना में काफी शांत था। तो आप कह रहे हैं कि इन खंडहरों में 500 से ज्यादा विश्व स्तरीय विशेषज्ञ मारे गए? निंग ने आश्चर्य से आह भरी। एक संसार डाउनलॉर्ड, 500 से ज्यादा विश्व स्तरीय विशेषज्ञ और अनगिनत ज्येष्ठ देवता और अमर पितृपुरुष, सभी यहीं मारे गए। काले वस्त्रधारी बालक ने कहा। अनगिनत वर्षों में खजाने की तलाश में निकले कई साधकों की भी यहीं मृत्यु हुई है और वे अपने ढेर सारे खजाने पीछे छोड़ गए हैं। इसलिए ये जगह वाकई एक विशाल खजाने की तिजोरी जैसी है। बस सवाल ये है कि क्या आप इसे लूटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं? तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। काले वस्त्र पहने बच्चे ने आह भरी। तुम सचमुच इस जगह को ढूंढने में कामयाब रहे। हवा निराकार और चंचल होती है और इसीलिए डाउनलॉर्ड विंसोस की संपत्ति की आंतरिक संरचना भी हमेशा बदलती रहती है। चूंकि तुम इस जगह को ढूंढने में कामयाब रहे, इसलिए अब तुम्हारे पास बच निकलने का मौका है। भागने का कोई मौका? निंग आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। ठीक है, वहाँ एक मंडप है। एक बार तुम उसके अंदर चले गए तो वह तुम्हें बाहरी इलाकों में पहुंचा देगा। बाहरी इलाके इस जगह से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। काले वस्त्र पहने बच्चे ने कहा। ठीक है, बस इतना ही। जल्दी करो और उसे हरा दो। इस बार तुम भाग्यशाली रहे कि तुम्हें ये संपत्ति मिल गई, लेकिन अगली बार शायद तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। बोलने के बाद काले वस्त्र पहने युवक 9 स्तरीय शिवालय में वापस चला गया। निंग ने एक बार फिर अपनी नजर घर के अंदर कमल मुद्रा में बैठे सुनहरे वस्त्रधारी वृद्ध की ओर घुमाई। वह अपना सिर हिलाए बिना और आह भरकर बोले, यह वृद्ध एक सर्वोच्च विश्व देवता था।
संभवतः वह विश्व देवता नॉर्थरेस्ट के बराबर या उससे भी अधिक शक्तिशाली था, और फिर भी उसकी नियति अपने स्वामी के साथ मृत्यु तक साथ रहने की थी। डाउलॉर्ड विंसोस ने अपने कुछ शिष्यों और अनुचरों को ही भगा दिया था। उसके बाकी अनुचर उसके दासों समेत उसके साथ यहीं मर गए थे। जाहिर है जो अनुचर मरे थे वे वही थे जिन्हें वह पसंद नहीं करता था। जिन्हें वह पसंद करता था उन्हें उसने अपने साथ मरने देने के बजाय उन शिष्यों के साथ निर्वासित कर दिया था। खजाने मेरे सामने ही हैं, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। छोड़ो इसे, अब जाने का समय है। निंग जानता था कि किस्मत और सौभाग्य को थोपा नहीं जा सकता। अगर वह सचमुच भाग्यशाली होता तो उसे एक विश्व देवता की लाश मिल जाती जो किसी भी संरचना या मंत्र से सुरक्षित नहीं होती, जिससे वह आसानी से कोई भी खजाना ले जा सकता था। यह वाकई बहुत बड़ी किस्मत होती। फिर भी वह काफी भाग्यशाली था। हालांकि वह खजाना हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन उसे यहाँ से निकलने का एक सुरक्षित रास्ता जरूर पता चल गया था। घर से निकलकर उसने आखिरी बार सुनहरे वस्त्र पहने बुजुर्ग की लाश पर नजर डाली। तभी निंग आंगन से होकर आगे बढ़ा। आंगन में कुल 3 मंडप थे, लेकिन निंग को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने पहले दूसरे कमरों का मुआयना किया। यहाँ कुछ और खजाने भी बचे हो सकते हैं, निंग ने मन ही मन सोचा। निंग को सचमुच एक कमरे के अंदर कुछ मिला। यह एक कमरा था जिसमें एक अध्ययन कक्ष था। यहाँ एक मेज थी जिस पर एक कलम रखी हुई थी। मेज सुनहरे कागज से ढकी थी, लेकिन जमीन पर भी ढेर सारा कागज बिखरा हुआ था। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, मुझे धिक्कार है उस बूढ़े कमीने की सेवा करने के लिए। उस बूढ़े कमीने को अनुचित और पक्षपातपूर्ण होने के लिए धिक्कार है। तुम अपने दाव को खोने और मरने के लायक थे। कागज पर लिखे शब्द नफरत से भरे थे। सच तो ये है कि अनुचरों को तुरंत समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। डाउलॉर्ड विंसोस द्वारा उनकी सच्ची आत्माओं को सील करने के बाद ही उन्हें समझ आया कि क्या हो रहा है। ये तय था कि उनकी आत्माएं जल्द ही चकनाचूर हो जाएंगी। तो ये गुलाम और अनुचर अब उससे कैसे डर सकते थे। उनके लिए सिर्फ कागज के कुछ टुकड़ों पर अपना गुस्सा उतारना कुछ भी नहीं था। उनके लिए अफसोस की बात ये थी कि डाउलॉर्ड विंसोस पहले ही मौत के इंतजार में मौन एकांत में चले गए थे। उन्हें इन चींटी जैसे जीवों की बकवास और गालियों की क्या परवाह हो सकती थी। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनके दासों और अनुचरों की सच्ची आत्माओं को ढकने वाली मोहरें सक्रिय हो गईं, जिससे उनकी सभी सच्ची आत्माएं भी नष्ट हो गईं। इस विश्व देवता को सुलेख का शौक रहा होगा। ये कलम असल में एक दाव हथियार है। निंग हैरान रह गया। उसने पहली बार कलम के आकार का दाव हथियार देखा था। उसने झट से उसे उठाया और आसानी से अपने साथ बांध लिया। इस कलम की कलम को सफेद धागे के अनगिनत धागों में बदला जा सकता है जो दुश्मनों को उलझा सकते हैं, जबकि कलम की नोक को सुई या खंजर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल हल्के या जोरदार हमलों के लिए किया जा सकता था। ये सचमुच एक भयंकर हथियार था। हालांकि दिवंगत विश्वदेवता बहुत पहले ही इसे सुलेख के लिए इस्तेमाल करने के आदी हो गए थे। अगर मैं खोजता रहूं तो शायद मुझे और भी मिल जाए। निंग ने बाकी कमरों की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन कुछ और नहीं मिला। फिर भी निंग का मूड बहुत अच्छा था। एक त्वरित खोज के परिणामस्वरूप उसे एक कलम के आकार का दाव हथियार मिला, जिसके लिए अन्य बड़े देवता और अमर पितरी भी पागल हो जाते। अब जाने का समय हो गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के निंग तुरंत मंडप की ओर बढ़ने लगा। कुल 3 मंडप थे। निंग ने अपनी अमर ऊर्जा का इस्तेमाल करके पास की घास पर कब्जा कर लिया और मंडपों की परीक्षा ली। जब उसने घास को दूसरे मंडप में भेजा तो घास अचानक गायब हो गई, क्योंकि उसे टेलीपोर्ट कर दिया गया था। ये रहा, इसे सचमुच टेलीपोर्ट कर दिया गया था। मुझे आश्चर्य है कि इसे किसी सुरक्षित जगह पर टेलीपोर्ट किया गया था या किसी खतरनाक जगह पर। निंग टेलीपोर्टेशन से होने वाली हलचल को महसूस कर सकता था। कम से कम यहाँ से निकलने का एक मौका तो है। मैं अंदर जाता हूँ। निंग आगे बढ़ा और मंडप में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने ऐसा किया, फुस, वह हवा में गायब हो गया। निंग हवा के बीच में कहीं और फिर से प्रकट हुआ। मैं कहाँ हूँ? निंग ने नीचे देखा। उसके चेहरे पर खुशी के भाव तुरंत उभर आए। वही इलाका जहां मैं पहले था। हिल्सवॉर्ड से मुठभेड़ और युद्ध से पहले वह 1 साल से भी ज्यादा समय से इस क्षेत्र से गुजर रहा था। तभी वह विंसोस की 100 धाराओं में बह गया था। अब वह इस खतरनाक क्षेत्र में वापस आ गया था। हालांकि निंग अब जानता था कि जिन मुख्य क्षेत्रों से वह अभी अभी बचकर निकला था, उनकी तुलना में ये खतरनाक क्षेत्र और दलदल अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित थे। यहाँ तक कि बड़े देवता और अमर पूर्वज भी इस क्षेत्र में आसानी से विचरण कर सकते थे। मैं काफी खजाना लेकर वापस आ गया। अगर मैं वहां मर जाता तो मेरा सारा खजाना इकट्ठा करना बेकार हो जाता। निंग संतोष और खुशी से भर गया। निंग ने अचानक दूर तक देखा। उसकी नजर अविश्वसनीय रूप से तेज थी, खासकर जब नीले फूलों की ऊर्जा उसके शरीर के हर हिस्से पर छाने लगी थी। अब वह नंगी आंखों से बहुत दूर तक देख पा रहा था और उसने तुरंत दूर आसमान में पहाड़ों की एक श्रृंखला के पास एक युद्धपोत को तैरते हुए देखा। इस युद्धपोत का आकार बदलकर केवल कुछ दर्जन मीटर कर दिया गया था और यह पहाड़ों की श्रृंखला से कसकर चिपका हुआ था। बड़े देवता स्काई साउथ। निंग ने तुरंत युद्धपोत पहचान लिया। वह खुद को रोक नहीं पाया और बुदबुदाया, लगता है हम दोनों का आपस में टकराना तय है। स्वूश। निंग तुरंत युद्धपोत की ओर उड़ने लगा। स्वर्ग के गोल्ड स्टार मोती उसके चारों ओर घूमने लगे। पुस्तक 24, अध्याय 27। जी निंग और ज्वालापरी। कर्म सचमुच एक अद्भुत रहस्यमय चीज थी। जैसे ही जी निंग युद्धपोत की ओर उड़ रहा था, वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। जब उसने पहली बार खंडहरों में प्रवेश किया था तो ज्येष्ठ देव स्काई साउथ ने निंग पर हमला करने और उसके खजाने को हथियाने के लिए अपने दासों की सेना पर भरोसा किया था।
सच तो ये है कि निंग को कोई खास द्वेष नहीं था। साधना की दुनिया में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके कई अलिखित नियमों का पालन करना पड़ता था और खंडहरों में युद्ध बेहद आम था। अगर निंग सचमुच मारा गया होता तो वह खुद को बहुत कमजोर होने का दोषी मानता। उस समय उन्होंने भागने का निर्णय लिया था। पवन स्रोत की 100 धाराओं में विचरण करने के बाद उसने कई दाव हथियार हासिल कर लिए थे और 9 अराजकता मोहरों में महारत हासिल कर ली थी, जिससे नीला फूल जैसी मोहर साकार हो गई थी और वह नाटकीय रूप से और भी शक्तिशाली हो गया था। और अब जैसे ही वह 100 धाराओं से बाहर निकला, उसका सामना एक बार फिर एल्डर गॉड स्काईसाउथ से हुआ। अगर दोनों के बीच जरा भी दुश्मनी नहीं होती तो निंग शायद वहां से चला जाता। वह ऐसा ही इंसान था। लेकिन अब जब थोड़ी बहुत दुश्मनी हो गई थी, निंग ने उसका पीछा करने में जरा भी संकोच नहीं किया। ये भी तो कर्म ही था। भाग्य और कर्म सचमुच अथाह तरीकों से काम करते हैं। निंग भाग्य की अथाह दूर और विशाल सार नदी के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। अब वह एक ही नजर में मनुष्यों के भाग्य को देख सकता था तथा उनके भविष्य के सुख दुख को समझ सकता था। वास्तव में वे बहुत ही दुर्जेय किसान थे, तथापि निंग को अपनी नियति को देखना कठिन लगा। हालांकि भाग्य को अक्सर गूढ़ माना जाता था, लेकिन वास्तव में ये सरल सिद्धांतों पर काम करता था। भाग्य का निर्माण कर्म के अनगिनत अलग अलग धागों के उलझाव से होता था। उदाहरण के लिए जी निंग को ओल्ड मैन युआन से द्वेष था, जिसके कारण जी निंग फॉक्सटोन में शामिल हो गई और यहाँ विंसोस कैओसवेल्ड में तैनात हो गई। लेकिन निश्चित रूप से भाग्य की गुप्त कार्यप्रणाली कर्म के सरल कारण और प्रभाव से खरबों गुना अधिक जटिल थी। निंग को एक और सिद्धांत भी समझ में आया। अतीत को बदलना मुश्किल है, लेकिन भविष्य को नहीं। उदाहरण के लिए निंग किसी नश्वर के नियत जीवन पथ को देख सकता है, लेकिन चूंकि भविष्य अभी तक घटित नहीं हुआ है, इसलिए उस नश्वर के भाग्य को बदलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उदाहरण के लिए अगर कोई शक्तिशाली साधक अचानक उस नश्वर के जीवन में हस्तक्षेप करने का फैसला करता है, तो उस नश्वर का भाग्य आसानी से बदल जाएगा। जीवन और मृत्यु की पुस्तक एक अच्छा उदाहरण है। इसमें मनुष्यों के भाग्य का वर्णन था, लेकिन अगर कोई मनुष्य महान कर्म पुण्य अर्जित कर ले तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल सकता था। दरअसल निंग को ये संदेह था कि कुछ अथाह शक्तिशाली व्यक्ति अतीत में घटित घटनाओं को पलटने में सक्षम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए शायद किसी साधक की सच्ची आत्मा नष्ट हो जाने पर उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए निंग की यही सबसे बड़ी आशा और लक्ष्य था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा अपनी प्रिय पत्नी को पुनर्जीवित होते देखना था। निंग युद्धपोत का पीछा करता रहा, उसके और करीब आता गया, लेकिन जैसे जैसे वह कर्म और भाग्य के बारे में सोचने लगा, उसका मन भटकने लगा। सच तो ये था कि वह एल्डर गॉड स्काईसाउथ को अपना कोई खास विरोधी नहीं मानता था। एल्डर गॉड फॉर्मेशन में 100 एल्डर गॉड बहुत ही दुर्जेय थे और एक समयावधि के लिए विश्व देवता को भी रोके रखने में सक्षम थे, लेकिन निंग एल्डर गॉड स्काईसाउथ को अपनी इच्छानुसार कार्य करने का अवसर नहीं देना चाहता था। युद्धपोत धीरे धीरे पहाड़ों के बीच से उड़ता रहा। ज्येष्ठ देवता स्काईसाउथ जहाज के आगे बैठे थे और आलस्य से अपने सामने के आसमान को देख रहे थे। उनके बगल में शराब और स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी एक मेज थी और 2 दासियां उनकी सेवा में खड़ी थीं। उनके पीछे 6 ज्येष्ठ देवता और अमर पितृपुरुष सतर्क निगरानी कर रहे थे। युद्धपोत के सामने एक धधकती हुई आकृति तेज गति से भाग रही थी। इस अग्नि वस्त्रधारी स्त्री के चारों ओर का क्षेत्र अनगिनत लपटों से भरा हुआ था। ज्वाला परी, बड़े देवता स्काईसाउथ हंसे। तुम काफी समय से भाग रही हो। मुझे लगता है तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। अगर मैं चाहता तो तुम्हें बहुत पहले ही पकड़ लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारे जैसी बेमिसाल खूबसूरत अमर युवती को ऐसी जगह पर मरते हुए नहीं देख सकता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे अनुचरों में से एक बन जाओ। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? ज्येष्ठ देव स्काईसाउथ ने अपने प्याले से सारी शराब उंडेल दी। उसके बगल में बैठी दासी ने प्यार से मुस्कुराकर जल्दी से उसे फिर से भरने में मदद की। सिर्फ एक अनुचर? भागते हुए सु यूजी ने ठंडी हंसी हंसी। जब तुम क्रोधित होती हो तो तुम बहुत आकर्षक लगती हो, ज्वाला परी। तुम्हारी लिबर्टिन ड्रीम तकनीक सचमुच मनमोहक है। एल्डर गॉड स्काईसाउथ प्रशंसा में आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा। तुम्हें बस एक अनुचर के रूप में मेरी सेवा करनी है और साथ ही मेरे आनंद साथी भी बनना है। साधना का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अपने पथ पर जितना हो सके आनंद से भरे हृदय के साथ यात्रा कर सकें। लेकिन मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए साधना से मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है। मैं बस उत्साह और आनंद की तलाश कर सकता हूँ, है ना? मैं लिबर्टिन ड्रीम में प्रशिक्षण लेती हूँ। मैं तुम्हारा आनंद साथी नहीं बन सकती, सु यूजी ने मन ही मन कहा। लिबर्टिन ड्रीम तकनीक उपयोगकर्ता को अपना कौमार्य खोने की अनुमति नहीं देती थी। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे सु यूजी ने एक प्राचीन तकनीक के अंश देखकर अपने लिए ईजाद किया था। इस तकनीक को विकसित करने के बाद सु यूजी में नाटकीय रूप से तेजी से सुधार हुआ। वह 10 लाख साल से भी कम समय से साधना कर रही थी, लेकिन बहुत पहले ही वह एक सर्वोच्च ज्येष्ठ देवता या पैतृक अमर के बराबर हो गई थी। हालांकि चूंकि वह एक की रिफाइनर थी, इसलिए वह निकट युद्ध में फेन गॉड बॉडी रिफाइनर्स से थोड़ी कमजोर थी। निषिद्ध फल सबसे मीठे लगते हैं। ज्येष्ठ देव स्काईसाउथ ने एक धीमी आह भरी। उसकी आवाज सु यूजी के कानों में गूंज उठी। मेरे जैसा कोई तो अमर पूर्वजों की स्त्रियों को भी संपत्ति के रूप में खरीद बेच सकता है, लेकिन तुम्हारे जैसा मंत्रमुग्ध करने वाला मिलना लगभग असंभव है। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम भागना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही भागते रहे तो तुम किसी खतरनाक दल को सक्रिय कर सकते हो।
बड़े भगवान स्काई साउथ काफी शांत थे। जैसे ही उसने फ्लेम फेयरी सू यूजी को देखा, उसने तुरंत उसे अपने वश में करने की इच्छा की और उसे अपनी अनुचर बनने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। वह जानती थी कि वह उसके लिए उपयुक्त नहीं है और इसलिए वह अपना सिर झुकाने को तैयार थी, लेकिन एल्डर गॉड स्काई साउथ ने उससे जो जीवनदायी शपथ दिलवाई थी वह बहुत ही भारी थी। हालांकि वह नाम के लिए एक अनुचर थी, लेकिन वास्तव में वह उसके लिए एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसे फ्लेम फेयरी इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसका स्वभाव विस्फोटक और उग्र था। वह ऐसी शर्तों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उसने 10 लाख साल से भी कम समय तक प्रशिक्षण लिया था। हालांकि वह सिर्फ एक की रिफाइनर थी, फिर भी उसकी तुलना सर्वोच्च ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों से की जा सकती थी। दाव के बारे में उसकी अंतर्दृष्टि अत्यंत उच्च स्तर की थी और संभवतः वह विश्व स्तर की शक्ति तक पहुंच सकती थी। उसके जैसा कोई व्यक्ति किसी और का खिलौना बनने को कैसे तैयार हो सकता है? लेकिन एल्डर गॉड स्काई साउथ काफी धैर्यवान थे। वह धीरे धीरे उसका पीछा करने को तैयार थे। एक बार उसने अपने नौकरों को उसका पीछा करने के लिए भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वह पूरी गति से भाग गई थी। स्काई साउथ ने तुरंत अपने नौकरों को वापस बुला लिया था। इतनी तेज गति से पीछा करने से आसानी से कोई छिपी हुई संरचना सक्रिय हो सकती थी और वह फ्लेम फेयरी को इस तरह मरते हुए नहीं देखना चाहता था, और इसलिए वह धीरे धीरे उसके पीछे चला गया। चूंकि फ्लेम फेयरी काफी धीमी गति से भाग रही थी, इसलिए उसे ज्यादा खतरा नहीं था। इसके अलावा चूंकि वह उसके आगे दौड़ रही थी और वह पीछे से धीरे धीरे पीछा कर रहा था, वह असल में उसके लिए एक स्काउट का काम कर रही थी जो उसे ये परखने और देखने में मदद कर रही थी कि आगे का इलाका सुरक्षित है या नहीं। उसे उसके जैसा आजाद स्काउट और कहाँ मिल सकता था? उसे फ्लेम फेयरी की बेकाबू आत्मा को वश में करने के लिए वैसे भी समय चाहिए था। ऐसी अद्वितीय सुंदर अमर स्त्री को वश में करना कोई आसान काम नहीं था। समय तो लगेगा ही, लेकिन एक बार वह सफल हो गया, बस इसके बारे में सोचकर ही वह काम पूछता था। वहाँ कौन है? बड़े भगवान स्काई साउथ ने अचानक अपना युद्धपोत दूर रखा और पीछे मुड़कर देखा। उसके बगल में खड़ी 2 महिला सेवक बुरी तरह डर गईं, लेकिन 6 बड़े देवता और पूर्वज अमर सतर्कता से पीछे की ओर देखते रहे। उनके पीछे एक सफेद वस्त्र पहने युवक था जो सीधे उनकी ओर उड़ रहा था। उसके चारों ओर अनगिनत सुनहरे मोती घूम रहे थे। सावधान गुरु! छहु चौंक गए, क्योंकि उन्होंने जी निंग को पहचान लिया था। उनमें से 2 सबसे शक्तिशाली ने खजानों से निंग पर प्रकाश की गति से भी तेज हमला किया था, लेकिन निंग ने एक ही वार में उनके हमलों को तोड़ दिया और फिर आसानी से बच निकला। प्रेरी! बड़े भगवान स्काई साउथ मुस्कुराए। वाह! ज्येष्ठ देवताओं का एक विशाल समूह तुरंत उसके चारों ओर प्रकट हो गया। ये वे 100 ज्येष्ठ देवता थे जिन्हें स्काई साउथ हर समय अपने साथ एक संपदा खजाने के भीतर रखता था। यह उसकी सबसे बड़ी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। खंडहरों से गुजरते समय वह अक्सर कमजोर होने का दिखावा करता था। जब वह वास्तव में अन्य ज्येष्ठ देवताओं और पैतृक अमरों के करीब पहुंचता तो वह अचानक अपने सभी अधीनस्थों को बुला लेता। उसे मार डालो, देखते हैं कि क्या वह पहले की तरह तेज रफ्तार से इस क्षेत्र से भागने की हिम्मत करता है। बड़े देवता स्काई साउथ ने सीधे निंग की ओर इशारा किया। वह मूर्ख नहीं था। पिछली बार जब दोनों आपस में लड़े थे, स्काई साउथ को तुरंत एहसास हो गया था कि यह सेंटिनल एक दुर्जेय विशेषज्ञ है जिसके पास सचमुच एक अलौकिक ज्येष्ठ देवता जैसी शक्ति है। इसलिए इस बार उसने तुरंत अपने सभी 100 ज्येष्ठ देवताओं को हमला करने का आदेश दिया। पिछली बार निंग इसलिए बच निकला था क्योंकि वे दलदल में थे। इस बार वे कहीं ज्यादा खतरनाक क्षेत्र में थे। तार्किक रूप से वह इतनी तेज गति से वहां से भागने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मारना मारना! 100 बड़े देवता तुरंत निंग की ओर दौड़े। उसे भागती हुई ज्वाला परी सू यूजी भी पीछे मुड़कर देख रही थी। उसने देखा कि एल्डर गॉड स्काई साउथ रुक गया था और उसकी नजर एक सफेद वस्त्रधारी युवक पर पड़ गई थी। उसने उस युवक को पहचान लिया। 1 साल से भी ज्यादा समय पहले ये युवक उसके पास से गुजरा था। हालांकि दोनों ने सिर्फ नजरें मिलाई थीं, बातें नहीं। वह खतरे में है। सू यूजी मन ही मन जी निंग की जय जयकार कर रही थी। वह एल्डर गॉड स्काई साउथ के प्रति क्रोध और घृणा से भरी हुई थी। सैकड़ों हमलावर ज्येष्ठ देवताओं का सामना करते हुए निंग ने एक पतली पतली तलवार निकाली। यह वही लचीली दाव तलवार थी जो उसने पहले हासिल की थी। इसका इस्तेमाल नर्म या कठोर हथियार के रूप में किया जा सकता था और इसकी पतली बनावट इसे जटिल अप्रत्याशित तलवार कलाओं के लिए बेहद उपयुक्त बनाती थी। फुश! निंग न केवल भागा बल्कि सीधे 100 की ओर बढ़ गया। वह भाग तो नहीं रहा, वह मौत को दावत दे रहा है। 100 ज्येष्ठ देवता आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें आमने सामने की टक्कर में विश्व स्तर से कम शक्ति वाले किसी भी व्यक्ति से डर नहीं था। ठीक है, शायद उन्हें उन महान राक्षसों में से किसी एक से डर हो जो मात्र ज्येष्ठ देवता होने के बावजूद विश्व स्तर के विशेषज्ञों को हरा सकते थे, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति से टकराने की क्या संभावना थी? मार डालो, मरो! कृपाण प्रकाश और कुल्हाड़ी प्रकाश हवा में चमक उठे, निंग की ओर चिल्लाते हुए। स्वूश! निंग की गति अचानक नाटकीय रूप से तेज हो गई और वह प्रकाश की गति को पार करते हुए एकाकी चाप में सैकड़ों बड़े देवताओं को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। बड़े देवता उसे अपने हथियारों से मारना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी प्रकाश की गति से तेज हमला नहीं कर पा रहा था। वे निंग के कपड़ों के किनारे को भी नहीं छू पा रहे थे। निंग की तो बात ही छोड़िए। निंग आसानी से उनसे आगे निकल गया। झपट्टा! निंग सीधे एल्डर गॉड स्काई साउथ की ओर उड़ गया। कैसे? नामुमकिन! ज्येष्ठ देव आकाश दक्षिण अब सचमुच डर गए थे। स्वर्गीय दास की सीमाओं से तेज चलने में सक्षम बहुत कम विशेषज्ञ थे।
सामान्यतः केवल विश्व देवता ही ऐसा कर सकते थे। सभी राक्षसों का स्वामी उन गिने चुने अपवादों में से एक था। वह इतना तेज था कि मानुवा, जो अभी अभी विश्वदेव बनी थी, भी उनसे आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसे रोको। स्काईसाउथ ने जल्दी से अपने 6 अंगरक्षकों को उसकी रक्षा करने का निर्देश दिया। जल्दी करो, तुम सब वापस आ जाओ। उसने जल्दी से बाकी 100 बड़े देवताओं को भी वापस आने का आदेश दिया। फुफ, निंग आ गया था। 6 अंगरक्षकों ने अपने अपने हथियार और खजाने तैयार कर लिए और उनका उपयोग निंग पर हमला करने के लिए किया। रुको, रुको, अगर मैं बस कुछ पल रुक सका तो मेरा एल्डर गॉड फॉर्मेशन यहाँ वापस आ जाएगा। एल्डर गॉड स्काईसाउथ ने भी जल्दी से एक 3 सिर वाला, 6 भुजाओं वाला रूप प्रकट किया। उसकी 6 भुजाओं में से हर एक में एक लंबा हुक था और वह उनका इस्तेमाल बचाव के लिए और खुद को कुछ समय देने के लिए कर रहा था। लेकिन अफसोस, सफेद वस्त्रधारी युवक पहले ही आ चुका था। तलवार की रोशनी चमक उठी। 6 अंगरक्षकों के सभी हमले नाकाम रहे। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन निंग को छू भी नहीं पाए। वार! अचानक एक तलवार ने बड़े देवता स्काईसाउथ के गले पर वार किया। चूंकि उन्होंने एक सुरक्षात्मक कवच पहना हुआ था, तलवार उनके गले को भेद नहीं पाई। लेकिन निंग की तलवार में इतनी ताकत थी कि स्काईसाउथ का शरीर तुरंत बिखर गया। तुम! स्काईसाउथ ने अविश्वास से सफेद वस्त्र पहने निंग को देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? पिछली लड़ाई में भी इस सेंटिनल की गति प्रकाश की गति तक ही सीमित थी। उसकी तलवारबाजी भी अब जितनी तेज नहीं थी। इस बार वह इतना भयानक रूप से शक्तिशाली क्यों था? लेकिन जाहिर है, उसे अंदाजा भी नहीं था कि निंग के शरीर में मौजूद नीले फूलों की धुंध की ऊर्जा ने उसे और भी ज्यादा ताकतवर और तेज बना दिया था, जिससे वह अपनी तलवार से स्वर्गीय दास की सीमाओं को आसानी से पार कर सकता था। निंग की तलवारबाजी शुरू से ही गहरी थी और इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। फुश! स्काईसाउथ का शरीर पूरी तरह से बिखर गया। उसके जैसा इंसान किसी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ के सीधे तलवार के वार को कैसे झेल सकता था? उसके 6 अंगरक्षक, उसकी 2 दासियां, उसके 100 बड़े देवदास। उनकी आंखें तुरंत धुंधली पड़ गईं और उनके शरीर से जीवन के सारे निशान गायब हो गए। वे दास थे। बहुत पहले उनका जीवन उनके स्वामी के जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ गया था। ये सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि दास अपने स्वामियों की रक्षा के लिए सचमुच कड़ी मेहनत करें। अगर उनके स्वामी की मृत्यु हो जाती तो वे मृत्यु से बच नहीं पाते। सच कहूं तो तुम्हारे जिंदा बचने की पूरी संभावना थी। निंग उन खजानों पर नजर डालने लगा जो एल्डर गॉड स्काईसाउथ पीछे छोड़ गए थे। अगर तुम उन 100 एल्डर गॉड्स को हर समय अपने आसपास रखते तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाता। विश्व स्तरीय विशेषज्ञ स्वर्गीय दास की सीमाओं से भी तेज गति से चलने में सक्षम थे। फिर एक दल में 100 ज्येष्ठ देवता ऐसे शत्रु से कैसे लड़ पाएंगे? बाकी सभी तरीके आत्मघाती थे। एकमात्र उपाय था गति को स्थिरता से परास्त करना। अगर एल्डर गॉड स्काईसाउथ ने 100 एल्डर गॉड्स को अपने आसपास रहने और हर समय उसकी रक्षा करने का आदेश दिया होता तो निंग किसी भी तरह से इस कछुए जैसी रक्षा को भेद नहीं पाता। हालांकि स्काईसाउथ को अपनी क्षमता पर इतना भरोसा था कि वह विश्व स्तरीय आकृति के अलावा किसी को भी हरा सकता था, इसलिए उसने सभी 100 एल्डर गॉड्स को हमला करने का आदेश दे दिया। इससे उसकी अपनी रक्षा इतनी कमजोर हो गई थी कि कोई भी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ एल्डर गॉड्स की संरचना को आसानी से चकमा देकर उसे मार सकता था। स्काईसाउथ को तो दोष नहीं दिया जा सकता। उसने कैसे सोचा होगा कि जी निंग इतनी ताकतवर है? लेकिन दूर खड़ी सू यूजी ने जो देखा उससे वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह स्वर्गीय दास की सीमाओं से भी तेज उड़ता है, उसकी तलवारबाजी प्रकाश की गति से भी तेज है और उसके वार इतने शक्तिशाली हैं कि एक बड़े देवता के कवच संरक्षित शरीर को भी नष्ट कर सकते हैं। 7 बड़े देवता और अमर पूर्वजों ने उससे युद्ध किया, लेकिन वे उसकी तलवार को छू भी नहीं पाए। यह आदमी किस स्तर का है? पुस्तक 24, अध्याय 28, पहला अनुचर। वह अपनी इच्छानुसार स्वर्गीय दास की सीमाओं को तोड़ सकता है। वृद्ध देवता स्काईसाउथ के कई सेवक सर्वोच्च वृद्ध देवता थे, फिर भी वे उन्हें छू भी नहीं सकते थे। वे ऐसे थे जैसे कोई छोटा बच्चा किसी दैत्य का सामना कर रहा हो। सू यूजी ने जो कुछ देखा था उससे वह सचमुच दंग रह गई। 9 अराजकता मोहरों में महारत हासिल करने और नीला फूल मोहर प्रकट करने से पहले अगर निंग के पास वायलेट ज्वेल भी होता तो भी उसे दुश्मन के हथियारों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता। हालांकि इस बार उसके शरीर में नीला फूल ऊर्जा थी जिसने उसे काफी उन्नत और हर तरह से तेज बना दिया था। उसका उन्नत शरीर तेज था, उसकी तलवार तेज थी और उसकी तलवारबाजी अविश्वसनीय रूप से गहन थी। यही कारण था कि उसके दुश्मन उसे छू भी नहीं पाए थे। क्या वह विश्व स्तरीय विशेषज्ञ है? लेकिन वह स्पष्ट रूप से एक एल्डर गॉड हैं। उनका एल्डर गॉड आभामंडल बहुत ही स्पष्ट है। मैंने उन्हें कुछ साल पहले ही देखा था। उस समय वह निश्चित रूप से एक एल्डर गॉड थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सू यूजी का दिल कांप रहा था। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। अधिकांश एल्डर गॉड्स के लिए मानक एल्डर गॉड्स या कुलीन एल्डर गॉड्स का दर्जा पाना काफी आसान था। सर्वोच्च एल्डर गॉड्स को विशेषज्ञ माना जाता था। जहां तक उत्कृष्ट एल्डर गॉड्स की बात है, वे सचमुच दुर्जेय थे और फॉक्सटोन आर्मी के सभी सेनापति उसी स्तर के थे। जब वे कुछ खास हथियारों या विस्फोटक तकनीकों का इस्तेमाल करते थे तो वे अस्थायी रूप से विश्व स्तर की शक्ति तक भी पहुंच सकते थे। जब निंग पहली बार फॉक्सटोन गए थे तब वायलेट ज्वेल का इस्तेमाल करने पर वे मुश्किल से ही विश्व देवता स्तर की शक्ति तक पहुंच पाए थे।
हालांकि अगर उन्होंने किसी सच्चे विश्व देवता के खिलाफ युद्ध किया होता तो शायद वे एक ही वार में हार जाते, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार कुछ सच्चे राक्षस थे जो असंभव को संभव कर सकते थे। वे ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों के बीच सचमुच अजेय थे, और उनमें से कुछ तो इतने भयानक रूप से शक्तिशाली थे कि विश्व देवताओं और अराजकता अमरों को भी मार सकते थे। हालांकि लाखों में से एक से भी कम ज्येष्ठ देवता कभी भी शक्ति के इस स्तर तक पहुंच पाते थे। मैंने वास्तव में उन महान राक्षसों में से एक को दौड़ाया। सुयुजी उत्साहित हो गया। निंग जैसा व्यक्ति केवल एक ज्येष्ठ देवता और पूर्वज अमर होने के बावजूद विश्व स्तरीय विशेषज्ञों से लड़ने में सक्षम था। एक बार विश्व देवता बन जाने के बाद वह तुरंत विश्व के सबसे कुलीन देवताओं में से एक बन जाएगा। अगर मैं ऐसा कोई अवसर चूक जाऊंगी तो मुझे जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। सुयुजी ने तुरंत अपना निर्णय ले लिया। ऐसा लग रहा था कि यह सब धीमी गति से हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि यह सब एक पल में हुआ। स्काईसाउथ का वध करने के बाद निंग ने अपना हाथ हिलाया और हजारों प्राचीन देवताओं और अमर पूर्वजों की लाशों को अपने भंडार में डाल दिया। उन्हें ठिकाने लगाने के बाद उसने कहा, मैं इस संपदा लोक में इनमें से कुछ लाशों के लिए एक उपयुक्त कब्रिस्तान ढूंढूंगा। ये सभी मृतक आकृतियां अमर साधना के अपने अपने पथ पर चलते हुए मरे थे। निंग उनकी लाशों को हवा में रहने देने के बजाय उन्हें दफनाना ज्यादा पसंद करता था। वह यहाँ अमर देवताओं और दुष्ट देवताओं के लिए एक विशेष कब्रिस्तान बनाना चाहता था, ताकि उसे लगातार याद रहे कि उसका मार्ग खतरनाक है और उसे अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। साथ ही दाववादी दूर से अग्नि वस्त्रधारी ज्वाला परी तुरंत उसकी ओर उड़ी। निंग ने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा और उसे तुरंत पहचान लिया। कुछ साल पहले जब वह पहली बार इस इलाके में आया था तब उसकी उससे मुलाकात हुई थी। उसने हल्के से सिर हिलाया। लगता है सचमुच किस्मत ने हमें एक दूसरे से जोड़ रखा है। सचमुच? सुयुजी ने उत्सुकता से कहा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तुम? निंग ने उसकी ओर देखा। निंग ने केवल एक ही तारा मानचित्र खरीदा था जो मुख्यतः बैडलैंड्स क्षेत्र में स्थित विभिन्न प्रमुख संगठनों के बारे में बताता था। यह विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के साथ साथ कुछ अत्यंत शक्तिशाली ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों पर केंद्रित था। ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों के बारे में, जो अपना अधिकांश समय भ्रमण और साहसिक कार्यों में बिताते थे, बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी। यही कारण था कि निंग ज्येष्ठ देवता स्काईसाउथ जैसे व्यक्तियों को तुरंत पहचान नहीं पाया। हिल्सवर्ड एक स्थानीय संगठन का सदस्य था। वह बस एक छोटे से साहसिक कार्य पर निकला था, इसीलिए निंग ने उसे पहचान लिया। मेरा नाम सुयुजी है। ज्यादातर लोग मुझे फ्लेम फेयरी कहते हैं, सुयुजी ने कहा। निंग ने कहा, आप मुझे बस सनराइज कहकर संबोधित कर सकते हैं। ओह, सुयुजी ने निंग की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। साथ ही दाववादी सनराइज, क्या तुम मुझे अपना अनुचर स्वीकार करने को तैयार हो? अनुचर? निंग एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर समझ गया कि फ्लेमफेरी ने उसे एल्डर गॉड स्काईसाउथ का वध करते हुए देखा होगा। उसने बहुत पहले सुना था कि कुछ अत्यंत शक्तिशाली एल्डर गॉड और पैतृक अमर देवता ऐसे ही अन्य स्वरूपों को अपने अनुचर के रूप में सेवा करने के लिए तैयार रखते हैं। हालांकि किसी के लिए स्वेच्छा से इस तरह किसी के साथ जुड़ने की पेशकश करना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। मैं एक की रिफाइनर हूँ, लेकिन मेरी तुलना एक सर्वोच्च वृद्ध देवता से की जा सकती है, सुयुजी ने जल्दी से कहा। मैंने 10 लाख साल से भी कम समय तक प्रशिक्षण लिया है और मेरे विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बनने की संभावना है। जिस अनुचर को विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बनने का मौका मिला वह उससे पूरी तरह भिन्न था, जिसे ऐसा मौका नहीं मिला। ओह, निंग ने ध्यान से सुयुजी की जांच की। वह सचमुच कुछ अनुचर प्राप्त करना चाहता था। वास्तव में अगर उसे पर्याप्त संख्या में अनुचर नहीं मिलते तो वह जाकर कुछ दास खरीद लेता। हालांकि अब वह बहुत शक्तिशाली था, फिर भी विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को भी साधकों की एक सेना की आवश्यकता थी। उसकी तो बात ही छोड़िए, 1000 ज्येष्ठ देवताओं की एक सेना एक विश्व स्तरीय व्यक्ति का भी वध कर सकती थी। हालांकि यह मुख्यतः संयुक्त संरचना की शक्ति और बाहरी हमलों का प्रतिरोध करने में सक्षम मजबूत अमर संपदाओं पर निर्भर था। इससे उन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित रूप से हमला करने या पीछे हटने की सुविधा मिलती थी। ऐसी सेना कौन नहीं चाहेगा? हालांकि एक ऐसा गठन जो 1000 बड़े देवताओं या 1000 पूर्वज अमरों का उपयोग कर सके आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता था। अगर निंग एक भी हासिल कर लेता तो उसे कई ऐसे सेनापतियों की जरूरत होती जो दाव में बहुत उच्च स्तर की समझ रखते हों। एक की रिफाइनर? निंग ने सुयुजी की ओर देखा। अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग करके मुझ पर हमला करो। अगर मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं तो तुम मेरे अनुचर बन सकते हो। ठीक है। सुयुजी की आंखें चमक उठीं। सावधान रहना, जाओ। सुयुजी ने अपना दूधिया सफेद हाथ उठाया, निंग की ओर उंगली से इशारा किया और उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक उठी। धमाका! उसके चारों ओर एक साथ लाल लाल रोशनी की 9 धारियां फूट पड़ीं। अगर कोई उन्हें ध्यान से देखे तो देखेगा कि लाल लाल रोशनी की हर एक धार असल में अनगिनत आग की पत्तियों से बनी थी। लाल लाल रोशनी की ये 9 धारियां मिलकर एक संपूर्ण आकृति बन गईं, जिससे एक सुंदर 9 पूंछ वाला पक्षी बना। पक्षी का पूरा शरीर आग की लपटों से धधक रहा था और वह सीधे निंग की ओर दौड़ा। इसमें जबरदस्त शक्ति और अतुलनीय प्रभुत्व की आभा थी। वह तो बस एक पैतृक अमर है, फिर भी उसमें इतनी जबरदस्त शक्ति है। और मुझे लग रहा है कि इस तकनीक ने अभी तक अपनी पूरी शक्ति प्रकट नहीं की है। निंग तुरंत समझ गई कि फ्लेमफेरी सच कह रही थी। उसके पास वाकई उच्च स्तर की अंतर्दृष्टि थी। इस लिहाज से वह शायद शक्ति में पालौकिक ज्येष्ठ देवताओं के बराबर थी। हालांकि चूंकि वह एक की रिफाइनर थी और उसके पास कोई शक्तिशाली दिव्य क्षमता नहीं थी, इसलिए युद्ध में वह केवल एक सर्वोच्च ज्येष्ठ देवता के बराबर थी।
निंग ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली तेजी से लंबी होती गई और दर्जनों मीटर चौड़ी हो गई, जबकि उसकी हथेली जेड जैसी क्रिस्टलीय हो गई। धमाका! 9 पूंछ वाला अग्नि पक्षी सीधे निंग की हथेली से टकराया। निंग की हथेली पर आग की अनगिनत चिंगारियां निकलीं, लेकिन अंत में अग्नि पक्षी पूरी तरह से नष्ट हो गया, जबकि निंग की हथेली पूरी तरह से सुरक्षित रही। मैं तो उसे हिला भी नहीं पाए। सू यूजी मन ही मन चौंक गई। जो उसने देखा तो वो इतना ताकतवर है। सिर्फ कच्ची ताकत के मामले में भी जब निंग ने एल्डर गॉड स्काईसाउथ को मारा था, तब उसका ध्यान गति और तलवारबाजी पर था। इस बार उसने अपनी भयानक कच्ची ताकत का परिचय दिया। निंग ने सू यूजी की ओर देखा और सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें अपना अनुचर स्वीकार करूंगा। ये रहा शपथ पत्र, खुद देख लो। अनुचर संबंध 2 प्रकार के थे। पहले प्रकार का रिश्ता सेबर और गॉडफाइंड विद स्पाइक के बीच के रिश्ते जैसा था। उसकी हैसियत लगभग उसके मालिक जैसी ही थी। इस तरह के रिश्ते में मालिक और अनुचर दोनों ही जीवन भर की शपथ लेते थे, तभी दोनों एक दूसरे पर भरोसा कर पाते थे। लेकिन जाहिर है मालिक की जीवन भर की शपथ ज्यादा ढीली होती थी। दूसरे प्रकार के अनुचर का संबंध डाउ लॉर्ड विंसोस और उसके कुछ विश्व देवताओं के बीच के रिश्ते जैसा था। उन विश्व देवताओं ने इस उम्मीद में उसकी सेवा करना चुना था कि वह उन्हें मार्गदर्शन और संरक्षण प्रदान करेगा। स्वाभाविक रूप से उनका दर्जा उससे बहुत कम था। उन सभी को डाउ लॉर्ड विंसोस के प्रति आजीवन शपथ लेनी होती थी, लेकिन डाउ लॉर्ड स्वाभाविक रूप से उनसे कभी शपथ नहीं लेते थे। जब भी उनका मन होता, वह कभी कभार उन्हें थोड़ा मार्गदर्शन प्रदान करते थे। यह उन विश्व देवताओं को खुशी से पागल कर देने के लिए पर्याप्त होता था। निंग और सू यूजी के बीच का रिश्ता पहले प्रकार का था। सू यूजी को बस एक ही बात का डर था कि जी निंग उसके साथ जबरदस्ती करेगा। उसकी लिबर्टन ड्रीम तकनीक ऐसी थी जिसके लिए उसे तब तक कुंवारी रहना था जब तक वह विश्वदेवी नहीं बन जाती। निंग इतना ताकतवर था कि अगर वह उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता तो वह किसी भी तरह से उसका विरोध नहीं कर पाती। जब निंग ने सू यूजी का अनुरोध सुना तो वह बिल्कुल अवाक रह गया। फिर भी अंत में उसने बस हंसते हुए शपथ ली। यूजी आपको नमस्कार करते हैं गुरु। दोनों के जीवन की शपथ लेने के बाद उनके बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया था। सू यूजी ने निंग को झुककर देखा। उसकी मुस्कान में असीम आकर्षण था। निंग ने भी सिर हिलाया और मुस्कुराया। तुम पहले रिटेनर हो जिसे मैंने स्वीकार किया है। आगे चलकर आप जरूर और भी ज्यादा स्वीकार करेंगे गुरुजी। सू यूजी की आंखें चमक रही थीं। लेकिन मैं हमेशा आपकी पहली रहूंगी। चलो चलें, हम खंडहर छोड़ने जा रहे हैं, निंग ने कहा। ठीक है, मेरा असली ताओवादी नाम डार्क नॉर्थ है। सनराइज बस एक ताओवादी नाम है जिसका मैं अस्थायी रूप से इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा गुरु। सू यूजी निंग के पीछे पीछे चली गई, लेकिन मन ही मन वह बुदा रही थी। डार्क नॉर्थ। दोनों ने पर्वत श्रृंखला से होते हुए 10,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की और अंततः एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां आकाश धुंध से भरा हुआ था। चलदर स्वूश स्वूश, दोनों तुरंत आसमान में उड़ गए, धुंध में उड़ गए, फिर वे हवा में गायब हो गए। विंसोस खंडहर हमेशा बादलों और धुंध से घिरे रहते थे। जब भी आपको खतरनाक इलाकों या दलदलों में कोई ऐसी जगह मिलती जहां से धुंध दिखाई देती, तो आपको बस धुंध में उड़ना होता और आप वहां से निकल सकते थे। विंसोस खंडहर के बारे में ये बात सभी जानते थे। ईस्टकॉम पर्वत, सूर्योदय प्रांगण, प्रकाश की 2 किरणें आंगन पर उतर आईं। यह मेरा निवास है, निंग ने कहा। आप यहाँ विंसोस कैओसवेल्ट पर रहते हैं, मास्टर? सू यूजी आश्चर्यचकित था। ठीक है, मैं फॉगस्टोन का एक प्रेरी हूँ, निंग ने कहा। वह खुद को रोक नहीं पाया और एक गहरी सांस छोड़ बैठा। उसने खंडहरों में भटकते हुए कई साल बिताए थे, लेकिन एल्डर गॉड माउंटेन ईटर और यहाँ तैनात दूसरे सैनिकों ने कभी उसकी तलाश नहीं की थी। निंग ने आदेश दिया था कि अगर देव सम्राट ब्लैकलोड्स की सेनाएं आक्रमण करें तो वे तुरंत उससे संपर्क करें। जैसे ही वे निंग द्वारा दिए गए संदेश ताबीज को तोड़ देंगे, निंग को तुरंत पता चल जाएगा कि क्या हुआ है और वह खंडहरों से वापस लौट आएगा। फिर भी बात तो समझ में आती थी। उसने 100 साल बिना किसी हमले के प्रशिक्षण में बिताए थे। ये सबसे हालिया साहसिक कार्य तो बस कुछ ही सालों का था। निंग ने निर्देश दिया, अपने रहने के लिए एक जगह चुनो। जी गुरुजी। सू यूजी ने अपना सिर घुमाकर पास के कमरे की ओर देखा, फिर उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तो मैं यहीं रहूंगी। निंग ने सिर हिलाया और फिर अपने निजी कमरे में चला गया। उसने खंडहरों की इस यात्रा के दौरान मिले खजानों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसने काफी खजाने हासिल किए थे, साथ ही कई भंडारण प्रकार के खजाने भी, जिनका उसे अभी तक ध्यान से निरीक्षण करने का मौका नहीं मिला था। पुस्तक 24, अध्याय 29, पुरस्कार प्राप्त करना। आधे दिन बाद जी निंग पहाड़ की सबसे ऊंची जगह पर, जहां सूर्योदय प्रांगण स्थित था, अकेले बैठे थे। वह विशाल आकाश, पर्वतों की श्रृंखलाओं और दूर दूर तक फैले मैदानों को निहार रहे थे। इस बार मैंने सचमुच बहुत पैसा कमाया, निंग ने आनंद भरी आह भरी। निंग ने खंडहरों में मिले सभी खजानों को, जिनमें भंडारण के खजाने भी शामिल थे, पहले ही बांध लिया था। उसने भंडारण के खजानों में रखी चीजों को भी पूरी तरह से छांट लिया था। निंग के लिए वाकई कई अप्रत्याशित आश्चर्य हुए थे, जैसे कि एक अराजकता स्तर का संपदा खजाना, जिसके बारे में निंग को शक था कि वह मूल रूप से किसी विश्व स्तर के विशेषज्ञ का था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस संपदा खजाने में वास्तव में दाव हथियारों का एक जोड़ा था। इसमें एक तारा मानचित्र और एक जेड स्लिप भी थी जिसमें विंसोस खंडहरों के बारे में जानकारी थी, और ये दोनों ही किसी भी पैतृक अमर या एल्डर गॉड के लिए उपलब्ध जानकारी से कहीं बेहतर लग रहे थे।
इस तारा मानचित्र में बैडलैंड्स क्षेत्र और उसके आसपास के 5 प्रदेशों के अभिलेख शामिल थे, जिनमें बैडलैंड्स क्षेत्र के चिन्ह सबसे विस्तृत थे। हर बड़े देवता और अमर वंश के देवता, जिनकी थोड़ी सी भी प्रसिद्धि थी, इस तारा मानचित्र में दर्ज थे। यहाँ तक कि सु यूजी द फ्लेमफेई जैसे नए देवता भी। सामान्यतः केवल विश्व स्तरीय विशेषज्ञ ही इतने विस्तृत तारा मानचित्र प्राप्त कर सकते थे जो इतने विशाल क्षेत्र को कवर करते हों। और वो जेड स्लेप, जिस विश्व स्तरीय विशेषज्ञ के पास यह मूल रूप से थी, उसने विंसोस खंडहरों के बारे में काफी जानकारी खोजी होगी, क्योंकि उस जेड स्लेप में खंडहरों के विस्तृत अभिलेख थे, जिनमें सबसे बाहरी दलदली क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, भीतरी क्षेत्र और मुख्य क्षेत्र का विवरण था। बाहरी क्षेत्र वह खतरनाक इलाका था जहाँ निंग का सामना सु यूजी से हुआ था। यह वह जगह थी जहाँ से अक्सर बड़े देवता और अमर पूर्वज गुजरते थे। आंतरिक क्षेत्र में विंसोस की 100 धाराएं शामिल थीं। डॉलॉर्ड विंसोस के कई विश्व स्तरीय सेवक आंतरिक क्षेत्र में तैनात थे और वहीं मारे भी गए थे। आंतरिक क्षेत्र बाहरी क्षेत्र से कहीं ज्यादा खतरनाक था। मुख्य क्षेत्र वह जगह थी जहां डाउलॉर्ड विंसोस रहता था। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स या वाटरविंड ने भी उस जगह में बहुत अंदर तक जाने की हिम्मत नहीं की थी। अगर हम उस संपत्ति खजाने में मिले इन 2 दाव हथियारों को जोड़ दें तो अब मेरे पास कुल 5 दाव हथियार हैं। निंग बिल्कुल खुश था। एल्डर गॉड स्काईसाउथ ने अपनी मृत्यु के बाद बहुत सी चीजें पीछे छोड़ी थीं। उनकी सबसे कीमती चीज उनका एल्डर गॉड फॉर्मेशन था, लेकिन उन्होंने 100 से ज्यादा कैओस खजाने भी छोड़े थे। अफसोस, उनके पास एक भी दाव हथियार नहीं था। निंग को यह नहीं पता था कि एल्डर गॉड स्काईसाउथ को कई साल पहले एक दाव हथियार मिल गया था, खुद को इतना कमजोर समझते हुए कि वह उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। स्काईसाउथ को डर था कि दूसरे एल्डर गॉड और पैट्रिक अमर उसे उससे छीन लेंगे, इसलिए उसने दाव हथियार बेच दिया और उससे मिले पैसों से कई एल्डर गॉड के दास और एक एल्डर गॉड फॉर्मेशन खरीदा। देखते ही देखते वह विश्व स्तरीय विशेषज्ञ से कमजोर किसी भी व्यक्ति के सामने लगभग अजेय हो गया। 5 दाव हथियार, एक एल्डर गॉड फॉर्मेशन और 300 से ज्यादा कैओस खजाने। निंग ने मन ही मन सिर हिलाया। ये इस साहसिक कार्य की मुख्य आय थी। 5 दाव हथियार, जिनमें से वह वारब्लेड सबसे मूल्यवान है। इसे एक उच्च स्तरीय दाव हथियार माना जाना चाहिए और इसकी कीमत संभवतः लगभग 50 क्यूब कैओस अमृत के बराबर है। निंग मन ही मन चुपचाप हिसाब लगाता रहा। बाकी 4 हथियार मिलाकर भी शायद 50 क्यूब के बराबर होंगे। 100 एल्डर गॉड्स के लिए बना एक एल्डर गॉड फॉर्मेशन शायद लगभग 10 क्यूब के बराबर होगा। जहां तक 300 कैओस खजानों की बात है, उनमें से कुछ उच्च गुणवत्ता वाले हैं जबकि कुछ निम्न गुणवत्ता वाले। इनकी कीमत औसतन लगभग 10 बोतल कैओस अमृत के बराबर होगी, यानी कुल मिलाकर लगभग 10 क्यूब। सब मिलाकर उनका मूल्य 100 क्यूब से भी अधिक होना चाहिए। निंग ने आश्चर्य से आह भरी। अराजकता अमृत का 1 घन 1000 बोतलों के बराबर था। 100 घन, जो एक साधारण विश्व स्तरीय विशेषज्ञ की कुल संपत्ति के बराबर था। यही कारण है कि इन स्थानों पर साहसिक यात्राएं इतनी आकर्षक लगती हैं। मृत डाउलॉर्ड के खंडहरों में छोड़ी गई संपत्ति का छोटा सा हिस्सा भी एक साधारण विश्व देवता की कुल संपत्ति के बराबर था, और फिर भी ऐसी जगह में खतरा उतना ही ऊंचा था। जैसे ही निंग खंडहर में दाखिल हुआ, वह खतरों से घिर गया। जब पवन जानवरों ने उसका पीछा किया तो वह लगभग मर ही गया था। वह बाहरी क्षेत्र में सुरक्षित वापस लौटने में सिर्फ इसलिए कामयाब रहा क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी, जिसकी बदौलत वह उस निजी संपत्ति को ढूंढ पाया और उसमें प्रवेश कर पाया। आंतरिक क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। वहां प्रवेश करने वाले विश्व देवताओं में से केवल आधे ही जीवित बच पाते थे, लेकिन जो लोग वहां से निकलने में सफल रहे, उनमें से लगभग हर एक व्यक्ति बड़े पुरस्कार लेकर लौटा। इतने सारे खजाने, ये मेरी तलवार की मरम्मत के लिए काफी होंगे, वायलेट ज्वेल। निंग ने मन ही मन सोचा। अगर वह सारे खजाने इस्तेमाल भी कर ले तो भी निंग को कोई दुख नहीं होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वायलेट ज्वेल एक ऐसा हथियार था जिसका एक सार तत्व था। गुरुजी, अग्नि वस्त्रधारी सु यूजी बाहर चली गईं। जैसे ही उन्होंने बैठे हुए श्वेत वस्त्रधारी युवक को देखा, उन्हें बहुत खुशी हुई। बड़े देवता स्काईसाउथ बहुत समय से उसका पीछा कर रहे थे। जब भी वह उनकी बदसूरत मुस्कान और उनकी सुख साथी बनने की मांग के बारे में सोचती तो उसे बेहद घृणा होती। जब वह बैठी हुई निंग की ओर देखती तो उसे उन दोनों के बीच की दूरी का एहसास होता। कई साधक उससे दोस्ती करने और उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे, इस उम्मीद में कि उन्हें समुद्र में मछली पकड़ने का आनंद लेने का मौका मिलेगा। लेकिन निंग ने उसे सिर्फ दूरी का एहसास दिलाया। जाहिर है वह उसके साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहता था। ओह, निंग ने उसकी तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ठीक है, अगर तुम व्यस्त न हो तो मेरे साथ फॉक्सटोन की सैर पर चलो। फॉक्सटोन। सु यूजी एक पल के लिए चौंकी, फिर खूबसूरती से मुस्कुराई। ठीक है, कब? अभी, निंग ने कहा। निंग की गहरी इच्छा थी कि वह वायलेट ज्वेल की पूरी तरह से मरम्मत करे और उसे उसकी पूरी शक्ति प्रदान करे। उसने जो किताबें पढ़ी थीं और विश्वदेव नॉर्थवेस्ट द्वारा छोड़े गए नोट्स के अनुसार जिन हथियारों में सारगर्भित कोर होते थे, वे अविश्वसनीय रूप से अद्भुत होते थे। वे सभी सामान्य हथियारों से बढ़कर थे और अस्तित्व के एक बिल्कुल अलग स्तर पर थे। निंग के स्तर के अमर साधक कुछ विशेष सारों के साथ तालमेल बिठाने पर ध्यान केंद्रित करते थे, जैसे कि निंग तलवार के मुख्य सार के साथ तालमेल बिठा रहा था ताकि वह इसके साथ कौशल के उच्च स्तर तक पहुंच सके। हालांकि वायलेट ज्वेल के भीतर एक ऐसा सार था। ये सार तत्व वायलेट ज्वेल का सबसे मूल्यवान हिस्सा था। वायलेट ज्वेल जैसे हथियारों की कहानियां बेहद अस्पष्ट और रहस्यमय थीं। निंग इसे खुद देखना चाहता था।
निंग और सू यूजी उसके जहाज के भीतर एक साथ उड़े। विंसोस कैओसवेल्ड से प्रस्थान किया और फॉगस्टोन की ओर बढ़े। फॉगस्टोन। पिछली बार जब निंग यहाँ आया था तो वह एक बाहरी व्यक्ति था। इस बार वह फॉगस्टोन आर्मी का एक जनरल था। उसे भी उन्हीं में से एक माना जाता था और उसे इधर उधर ले जाने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी। नमस्ते वरिष्ठ जनों, आपको किस तरह के खजाने की जरूरत हो सकती है? वे एक द्वीप के अंदर एक विशाल हॉल में थे। ये हॉल कई खूबसूरत दासियों से भरा हुआ था, जिनमें से एक सच्ची अमरता के स्तर की थी। जब उसने जी निंग और सू यूजी की आभा को महसूस किया तो वह तुरंत बेहद मेहमान नवाज हो गई। ये जगह बेहद महत्वपूर्ण थी। ये लोगों के लिए फॉगस्टोन को खजाने बेचने का मुख्य स्थान था। चूंकि यह फॉगस्टोन के मध्य में स्थित था, इसलिए फॉगस्टोन की सेनाओं को यहाँ किसी के द्वारा परेशानी पैदा करने की कोई चिंता नहीं थी। निंग ने अपना हाथ हिलाकर अपना जनरल का प्रतीक चिन्ह दिखाया। जनरल, बैंगनी वस्त्रधारी सच्ची अमर महिला का रवैया और भी अधिक सम्मानजनक हो गया। यहाँ आपके पास कितने खजाने के टुकड़े हैं? निंग ने पूछा। वायलेट ज्वेल की मरम्मत के लिए उसे 5 तत्वों के सार की आवश्यकता होगी। पंचतत्व सार प्राप्त करने का सबसे सस्ता तरीका पहले से नष्ट हो चुके खजानों से खजाने के टुकड़े खरीदना था। एक ज्यादा महंगा उपाय अक्षत सामग्री खरीदना था, जबकि सबसे महंगा तरीका अक्षत कलाकृतियां और खजाने खरीदना था। खजाने के टुकड़े। बैंगनी वस्त्रधारी महिला फॉगस्टोन के किसी भी सेनापति से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने तुरंत कहा, ऐसे बहुत कम साधक हैं जिन्हें खजाने के टुकड़ों की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग जो इन्हें खरीदते हैं वे दूसरे खजानों की मरम्मत के लिए उनसे पंचतत्वों का सार निकालने के लिए ऐसा करते हैं। नतीजतन हमारे पूरे भंडार का मूल्य अराजकता अमृत के 1 घन से भी कम है। हालांकि यह एक दाव हथियार की मरम्मत के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा होना चाहिए। बैंगनी वस्त्रधारी महिला मन ही मन अनुमान लगा रही थी कि यह जनरल किसी दाव हथियार की मरम्मत करने पर तुला हुआ है। 1 घन से भी कम। निंग अब वह अज्ञानी बालक नहीं रहा जो त्रिलोक में रहते हुए था। एक ऐसा खजाना जिसका सारतत्व लगभग पूरी तरह से आंतरिक रूप से नष्ट हो चुका हो। उसे ठीक करने के लिए भारी मात्रा में पंचतत्वों के सार की आवश्यकता होगी। अगर उसे खजाने के टुकड़ों के बजाय कच्ची सामग्री खरीदनी पड़े तो अराजकता अमृत के 100 घन भी शायद पर्याप्त न हो। खजाने के टुकड़े खरीदना सफलता का बेहतर रास्ता था। बस। निंग ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन यही उसकी उम्मीद थी। फॉगस्टोन के पास केवल 9 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ थे। उसे यहाँ इतने सारे खजाने के टुकड़े रखने की क्या जरूरत थी? चलो चलें। निंग सू यूजी को ले गया। उसे यहाँ फॉगस्टोन में खुलेआम खजाने के टुकड़े मांगने की चिंता नहीं थी। उनके पक्ष के सभी लोग भाईचारे को रोकने की एक आजीवन शपथ से बंधे थे। यही एक कारण था कि निंग ने फॉगस्टोन आने का फैसला किया था। लगता है अगर मुझे वायलेट ज्वेल की मरम्मत के लिए पर्याप्त खजाने के टुकड़े इकट्ठा करने हैं तो मुझे बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड जाना होगा। निंग ने मन ही मन सोचा। यहाँ फॉगस्टोन पर मैं थोड़ा निश्चिंत रह सकता हूँ, लेकिन बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड में मुझे सावधान रहना होगा। अगर मैं बहुत ज्यादा घमंडी हो गया और किसी गलत इंसान का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो गया तो मेरी जान जा सकती है। हालांकि निंग सतर्क रहने वाला था, लेकिन वह डरा हुआ नहीं था। यूजी दोनों एक उड़ते हुए युद्धपोत में थे जो फॉगस्टोन के बाहर अंतरिक्ष में उड़ रहा था। निंग ने पास खड़ी सू यूजी से कहा, मैं बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड की यात्रा की तैयारी कर रहा हूँ। गुरुजी, आप जहाँ भी जाएंगे मैं भी वहाँ जाऊंगा। सू यूजी हंसा। और मैं पहले भी बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड जा चुका हूँ। मैं इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हालांकि मैं वहाँ सिर्फ एक बार गया था, फिर भी मुझे मानना पड़ेगा कि यह वाकई एक अद्भुत जगह है। वहाँ कई साधक रहते हैं और बैडलैंड्स क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली संगठन बैडलैंड्स कोर्ट भी वहीं स्थित है। हम। निंग ने सिर हिलाया। उड़ता हुआ युद्धपोत अंतरिक्ष में सुदूर सिवना वाटर स्टार की ओर बढ़ता रहा। वहां से वे एक स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे का उपयोग कर पाएंगे जो उन्हें सीधे बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड तक पहुंचा देगा। पुस्तक 24, अध्याय 30, एक सदाबहार दुनिया की पहली यात्रा। सिवना वाटर स्टार फॉगस्टोन ग्रह से काफी दूर था। वहां पहुंचने के बाद उन्हें स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे के सक्रिय होने से पहले 1 और साल इंतजार करना पड़ा। इस प्रकार बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड तक पहुंचने में उन्हें 2 साल लग गए। ये वास्तव में काफी कम समय था और स्थानांतरण इतनी जल्दी होने का कारण ये था कि बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड एक काफी व्यस्त स्थान था। बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड पूरे बैडलैंड्स क्षेत्र का केंद्र था और इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली संगठन यहीं स्थित थे। फुश, जी निंग और अन्य साधक स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे में प्रकट हुए। जहां तक ज्वाला परी सू यूजी की बात है, निंग ने स्वाभाविक रूप से उसे अपनी संपत्ति दुनिया में सुरक्षित रख लिया था। तो ये है बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड। निंग उस विशाल दुनिया को घूरते हुए जो उसके सामने प्रकट हुई थी बाहर निकल आया। उसने हाथ हिलाया जिससे सू यूजी उसके बगल में प्रकट हो गई। क्या तुम इसे महसूस कर सकती हो? जब सू यूजी प्रकट हुई तो उन्होंने निंग की ओर देखते हुए मुस्कुराई। हाँ, निंग ने धीरे से सिर हिलाया। कितना अजीब एहसास है। निंग अब इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह ज्यादातर अराजकता भरी दुनियाओं को आसानी से नष्ट कर सकता था। हालांकि बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड ने निंग को एक असीम वैभव, एक सर्वव्यापी अनुग्रह का एहसास दिया जो पूरी तरह से अवर्णनीय था। मैं सचमुच यहाँ उड़ नहीं सकता। निंग ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी करने के बावजूद वह उड़ नहीं सका। कितना अद्भुत। ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसी किंवदंतियों में कही गई है। माना जाता है कि बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड में आसमान पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ हवा में उड़ने का कोई रास्ता नहीं है। हर बार जब निंग हवा में उड़ने की कोशिश करता तो एक अजीब अथाह नियम उस पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता जिससे उसका उड़ना असंभव हो जाता।
किंवदंतियों के अनुसार जब प्रत्येक विश्व को उसके शक्तिशाली रचनाकारों द्वारा पहली बार बनाया गया था तो कुछ निश्चित कानून निर्धारित किए गए थे। उदाहरण के लिए एक फ्लेमबेन हो सकता है। इसका मतलब था कि उस सदाबहार दुनिया में अग्नि गुण वाली सभी शक्तियां पूरी तरह से अनुपयोगी होंगी। या फिर एक और उदाहरण के लिए एक स्वॉर्डबेन हो सकता है। इसका मतलब था कि तलवार के दाव के सबसे जबरदस्त विशेषज्ञ भी तलवार के मूल तत्व की ऊर्जा को जगाने में असमर्थ होंगे। दरअसल वे अपनी तलवारें खींच भी नहीं पाएंगे। कुछ और विशेष नियम भी हो सकते हैं। जब तक शाश्वत लोक का रचयिता उस नियम को निर्धारित करता रहेगा तब तक शाश्वत लोक में आने वाले सभी लोगों को उसका पालन करना अनिवार्य होगा। बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड का एक नियम था उसका स्काईबेन। यहाँ कोई भी जीवित प्राणी उड़ नहीं सकता था, यहाँ तक कि पक्षी जैसे पंख वाले जीव भी नहीं। इस दुनिया में कोई भी चीज और कोई भी उड़ नहीं सकता था। बेशक अगर आप अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते तो आप इस नियम का विरोध कर सकते थे। उदाहरण के लिए डाउलॉर्ड बैडलैंड्स इतना शक्तिशाली हो सकता था कि हवा में अपनी जगह बना सके, लेकिन जाहिर है ये सिर्फ एक अनुमान था। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स को बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड में उड़ते हुए कभी किसी ने नहीं देखा था। लोगों को लगता था कि वह नियम का उल्लंघन कर सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ हर कोई डाउलॉर्ड बैडलैंड्स की क्षमताओं का बहुत सम्मान करता था। हालांकि ये भी उतना ही संभव था कि डाउलॉर्ड भी यहाँ उड़ने में सक्षम न हो। औरों के लिए क्या, कोई भी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ स्थानीय कानून पर विजय पाने में सक्षम नहीं था। पूर्वज अमर या बुजुर्ग भगवान की तो बात ही छोड़िए, फिर भी यह अनंतलोक एक बहुत ही आरामदायक जगह है, निंग ने धीरे से कहा। ये दुनिया अविश्वसनीय रूप से गहरी और सघन है। ऐसा लगता है मानो ये सभी आगंतुकों को गर्मजोशी और दयालुता से गले लगाती है, उनके दिलों को शांति प्रदान करती है। यही कारण है कि इतने सारे साधक बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं और इतने सारे संगठन इस जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि केवल सबसे शक्तिशाली संगठन बैडलैंड्स कोर्ट ही इस जगह पर शासन करने के योग्य है, सु यूजी ने कहा। आओ वेवशिफ्ट सिटी ढूंढते हैं। निंग तुरंत आगे बढ़ा। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर जबरदस्त गति से आगे बढ़ रहे थे। वेवशिफ्ट सिटी बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे चहल पहल वाला शहर था। यह अवर्णनीय रूप से पुराना था और ये तब से अस्तित्व में था जब से बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड पहली बार अस्तित्व में आया था। स्वाभाविक रूप से यह इसे तथाकथित बैडलैंड्स कोर्ट से कहीं अधिक पुराना बनाता था, जिसने इस एवरवर्ल्ड के पिछले निवासी को नष्ट कर दिया था, उस पर कब्जा कर लिया था और उसका नाम बदलकर बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड कर दिया था। वेवशिफ्ट सिटी स्पेसटाइम ट्रांसफर एरे के काफी करीब था। निंग और फ्लेमफेई को वेवशिफ्ट सिटी के आसपास के पहाड़ों की तलहटी तक पहुंचने से पहले लगभग 1 घंटे तक चलना पड़ा। काफी ऊंचा। निंग ने अपना सिर ऊपर की ओर देखने के लिए उठाया। यह एक ऐसा पर्वत था जो 10 लाख किलोमीटर ऊंचा था, जिसकी चोटियां सफेद बादलों से ढकी थीं और जिसके ऊपर एक विशाल शहर बना हुआ था। वेवशिफ्ट सिटी, चलो पहाड़ पर चढ़ते हैं, निंग हंसा। बहुत समय हो गया है लंबी पैदल यात्रा किए, हमें कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। मुझे तो बस एक नश्वर जैसा महसूस हो रहा है। सु यूजी भी मुस्कुराई। पहाड़ी रास्ता घुमावदार था जो पर्वत शिखर के चारों ओर घूमता हुआ धीरे धीरे यात्रियों को ऊपर की ओर ले जाता था। अगर निंग उड़ सकता होता तो वह सीधे पर्वत शिखर तक पहुंच जाता। इसके बजाय अब उसे धीरे धीरे एक एक कदम ऊपर चढ़ना पड़ता था। उस शाश्वत लोक में उड़ान काम ही नहीं करती थी। ये सदाबहार दुनिया वाकई विशाल है, किसी भी अराजकता की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी। निंग पहाड़ पर चढ़ते हुए आह भरने से खुद को नहीं रोक पाया। मैंने सुना है कि इस सदाबहार दुनिया के अंदर कई प्राचीन खंडहर हैं। हाँ, सु यूजी ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि 10 से ज्यादा हैं। बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड में 10 से ज्यादा प्राचीन खंडहर थे जिन पर कभी पूरी तरह से कब्जा नहीं किया जा सका था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड बहुत विशाल था। हम यहाँ हैं। सु यूजी ने उनके सामने की ओर इशारा किया। पहाड़ की चोटी अपने आप में कुछ 100 किलोमीटर दूर थी, लेकिन उसके नीचे लाखों किलोमीटर तक फैला एक विशाल शहर बसा हुआ था। शहर ऐसा लग रहा था मानो हवा में अनिश्चित रूप से लटका हुआ हो, पल भर में ढहने को तैयार। निंग और यूजी पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए फाटकों की ओर बढ़े। शहर की दीवारों पर 2 शब्द वेव शिफ्ट उकेरे गए थे। वेव शिफ्ट। निंग ने उन 2 शब्दों को देखने के लिए अपना सिर उठाया और उनके भीतर से निकलने वाली अविश्वसनीय रहस्यमय तरंगों को महसूस किया। उन तरंगों को रोकना बहुत मुश्किल था। बस कोशिश करने से ही निंग थका हुआ और बेहद असहज महसूस कर रहा था। शक्ति में अंतर बहुत ज्यादा था। निंग ने जल्दी से उन तरंगों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की, लेकिन उन 2 शब्दों से निकलने वाली अनंत शक्ति से मुक्त नहीं हो पाया। उफ! निंग ने अंततः होश में आने से पहले मुंह से खून की उल्टी की। गुरुजी, क्या आप नहीं जानते कि आपको उन 2 शब्दों को घूरना नहीं चाहिए? ज्वाला परी ने पूछा। मुझे पता है, पर मैं फिर भी देखना चाहता था। मैं सिर्फ उन्हें देखने से तो नहीं मर जाऊंगा, है ना? निंग हंसा। वे वाकई अद्भुत हैं। उन 2 शब्दों को देखते ही मुझे खून की उल्टी आ गई। मैं उनके बारे में कोई गहरी समझ नहीं पा रहा था, बस एक एहसास था कि वे अथाह गहराई के हैं। किंवदंतियों के अनुसार विश्व देवता भी उन 2 शब्दों को देखकर खून की उल्टी कर देते थे। जी निंग जैसे व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। सामान्यतः कहें तो यदि आप किसी विश्व पर अधिकार कर लें तो आप उसका नाम बदल देंगे। बैडलैंड्स कोर्ट ने इस एवरवर्ल्ड पर कब्जा कर लिया था और इस तरह इसका नाम बदलकर बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड रख दिया था। हालांकि उन्होंने इस एवरवर्ल्ड के सबसे समृद्ध शहर का नाम नहीं बदला था, क्योंकि वेव और शिफ्ट ये 2 शब्द पूरी तरह से अलंघनीय थे। ये 2 शब्द पूरे शहर के मूल थे और इनमें सर्वोच्च शक्ति थी।
जब तक ये दो शब्द दीवारों पर बने रहेंगे तब तक बाकी सभी साधक इस जगह को वेवशिफ्ट सिटी ही कहेंगे, चाहे कोई भी इसका नाम बदलने की कोशिश करे। इस प्रकार कई साधकों को संदेह था कि जब बहुत समय पहले बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड की स्थापना हुई थी तो इसका मूल नाम वेवशिफ्ट एवरवर्ल्ड रहा होगा। कोई नहीं जानता कि ये दो शब्द किसने लिखे। फ्लिमफेरी ने आह भरी। हो सकता है कि वह व्यक्ति डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। निंग ने सिर हिलाया। ये बात समझ में आई। डाउनलॉर्ड्स के बीच भी शक्ति में अंतर था। क्या डाउनलॉर्ड विंसोस के अनुचरों में कोई डाउनलॉर्ड नहीं था? उस प्राचीन शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में सोचते ही निंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ क्षण बाद वह मुड़ा और सु यूजी के साथ वेवशिफ्ट सिटी में दाखिल हुआ। वेवशिफ्ट सिटी एक अविश्वसनीय रूप से समृद्ध शहर था और इसका एक सरल नियम था। शहर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार की लड़ाई वर्जित थी। जो कोई भी इस नियम का उल्लंघन करता उसे वेवशिफ्ट सिटी की रक्षा करने वाली संरचनाओं से तुरंत स्वचालित हमलों का सामना करना पड़ता। कितनी चहल पहल वाली जगह है। निंग चौड़ी गलियों से गुजरते हुए उसे हर जगह बड़े देवता और अमर पितृपुरुष दिखाई दे रहे थे। जहाँ तक सच्चे देवताओं और अमर पितृपुरुषों की बात है तो यहाँ उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। मुझे लगता है कि पूरे बैडलैंड्स क्षेत्र के लगभग आधे साधक यहीं इकट्ठा हैं, सु यूजी ने कहा। वेवशिफ्ट सिटी में तो 1000 से भी ज्यादा विश्व स्तरीय विशेषज्ञ मौजूद हैं। निंग ने सिर हिलाया। ये शक्ति और सुरक्षा का स्थान है। यहाँ कोई भी तुम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि एक बार जब आप शहर छोड़ देते हैं तो किसी को परवाह नहीं होती कि आप जीवित रहेंगे या मर जाएंगे। क्या वह 10,000 खजानों वाला महल है? निंग दूर तक देखता रहा। दूर सड़क के किनारे एक विशाल महल था जो बेहद लुभावनी रोशनी से जगमगा रहा था। पूरे महल से शक्ति की कई तरंगें निकल रही थीं, जिनमें से प्रत्येक एक दाव अस्त्र की उपस्थिति का प्रतीक थी। महल से जानबूझकर निकलने वाली तरंगों की संख्या 100 से भी ज्यादा थी। हाँ, ये 10,000 खजानों का महल है। इसमें वेवशिफ्ट शहर के किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक खजाने हैं। यहाँ आप अपनी इच्छानुसार कोई भी खजाना खरीद सकते हैं। आप अपने लिए विशेष रूप से दाव हथियार बनवा सकते हैं या फिर उन पौराणिक खजानों में से एक भी खरीद सकते हैं जिनके अंदर एक सार तत्व छिपा है। अगर आप कीमत चुकाने को तैयार हैं तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे हथियार की कीमत वाकई बहुत भयानक होगी। सु यूजी ने आह भरी। निंग ने सिर हिलाया। वह जानता था कि इस महल का मालिक असल में डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स ही था। डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स कुछ दर्जन विश्व देवताओं को पकड़ सकता था, फिर उन्हें गुलाम बनाकर बेच सकता था, लेकिन फिर भी वे एक सारभूत खजाने जितने मूल्यवान नहीं होते। ऐसे खजाने की कीमत अकल्पनीय थी, इतनी कि एक विश्व देवता भी पूरी तरह पागल हो जाए। आप क्या खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, गुरु? आप ये सब यहाँ कर सकते हैं। ये जगह बेहद सुरक्षित है और महल आपके राज कभी उजागर नहीं करेगा, ज्वालापरी ने मन ही मन पूछा। मुझे पता है, लेकिन निंग ने मन ही मन खुद से कहा, बकवास। हाँ, महल एक बेहद सुरक्षित जगह थी जहाँ वह अपने दाव हथियार बेचकर अराजकता अमृत के 100 घन प्राप्त कर सकता था। महल को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन अगर वह उनसे सीधे बड़ी मात्रा में खजाने के टुकड़े खरीद लेता तो हर कोई अंदाजा लगा लेता कि निंग के पास एक खजाना है जिसकी मरम्मत के लिए 5 तत्वों के सार की भारी मात्रा की जरूरत होगी। डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स का यहाँ एक उच्च दर्जा था। स्वाभाविक रूप से ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना पद बदलकर यहाँ आकर दुकान चलाने का फैसला कर सके। इस जगह के प्रभारी संभवतः विश्व देवता या अराजकता अमर थे और वायलेट ज्वेल एक ऐसा खजाना था जो किसी भी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ का ध्यान आकर्षित कर सकता था, जिनमें से कुछ तो दूर से ही निंग को घूरते रहते थे। किसी का वचन अमूल्य होता है वाली पुरानी बेतुकी कहावत जैसी कोई चीज नहीं थी। हर चीज की एक कीमत होती थी, बस सवाल ये था कि कितनी ज्यादा। एक जादुई खजाना जिसमें एक सार तत्व होता था इतना मूल्यवान होता था कि कई बड़े देवता और अराजकतावादी अमर उसे पाने के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार होते, जिसमें चेहरा भी शामिल था। मुझे इस पर थोड़ा विचार करना होगा, निंग ने मन ही मन सोचा।